गुड इवनिंग टू ऑल, सभी के लिए गुड इवनिंग और वेलकम टू ऑल जीडीसी यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी? ओके, तो वॉइस और पिक्चर एकदम परफेक्ट आ रहा है, कंफर्म करें सभी लोग। मेरी साउंड और पिक्चर आप तक क्लियर है? तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। आईआर, एनएमआर और मास तीनों हमारे धुरंधर हैं एनालिसिस के, ठीक है। उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले में हमने यूबी के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को इन्हीं टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इन्हीं के क्वेश्चंस को हमको डिस्कस करना है। ओवरऑल ये हमारा पार्ट नंबर 57 है, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि भाई एग्जाम हमारा सामने खड़ा हुआ है, तो हमें क्या करना है, उससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि एग्जाम हमारा आ गया। जैसा आप चल रहे थे उसी तरीके से चल रहा है, बस आप अपने प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करें पढ़ाई की, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना, और रिवीजन करते रहें। बढ़िया रिवीजन करो, क्वेश्चंस करो, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, यही एक तरीका है। और आपको मैं बार बार बोलता हूं भाई, आपको किसी भी टॉपिक में एकदम हीरो भी नहीं बनना है कि दूसरे टॉपिक में आप जीरो हो जाए। आपको सभी टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट को बैलेंस लेके पढ़ाई करनी है। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल भाई, सभी के लिए क्लियर है? वॉइस पिक्चर इसमें कोई किसी को इशू तो नहीं है? ठीक है। लगता है सर धुरंधर मूवी देख के आया। बेटा मैंने नहीं देखा है, तो आपकी तो मूवी धुरंधर जीपैट की चलने वाली है, तो वो चलाओ अच्छी। वो मूवी सुपर हिट होना चाहिए। हम यही चाहते हैं भाई, आपकी जो जीपैट की मूवी है वो क्या हो जाए, एकदम सुपर हिट हो जाए, बस अपना यही है भाई, ठीक है। और हम बार बार आपसे यही कहते हैं भाई, हम तो यही प्रे करेंगे कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए। बस हम यही चाहते हैं भाई कि जो आपने मेहनत की है वही आपके एग्जाम में आ जाए। सबसे जरूरी चीज ये है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो ये पूरा शेड्यूल दिया गया है बेटा आपका। 5 जनवरी है आपका, यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग, ठीक है, कॉस्मेटिक और ये सब आपके रहेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 6 जनवरी है, 7th 8th 9th 10th पूरा शेड्यूल आपको दिया गया है, तो इसको प्रॉपर फॉलो करते चलें। और ये जो टॉपिक्स होते हैं, देखो इनके लिए पैटर्न ये है, ये जो शेड्यूल है ना, आपको ये इतना आपको करना ही है इस वीक में रिवीजन। आप उसको रिवीजन करिए, उसके क्वेश्चंस करिए। तो ये आपको ये शेड्यूल जो है ना, देख के ऐसे ही नहीं कर दिया करो कि नहीं इसको छोड़ दिया। ये इसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको यही ध्यान रखना है कि बेसिकली, और जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन पे अगर आपको ज्वाइन करना है, तो उसमें जाके आप जैसे कोर्स में जाओगे वहां पे आपको महामैराथन कोर्स मिलेगा, उसमें आप ऐड हो जाइए, तो वो भी आपकी अटेंड होती चली जाएंगी। पहला क्वेश्चन आया भाई हमारा, ये जीपैट का क्वेश्चन है, 2023 में आया था भाई। वाइब्रेशनल मोड पूछे थे इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड की, कई सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है कितने वाइब्रेशनल मोड फॉलो करता है। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है अपना लीनियर मॉलिक्यूल होता है, अगर हम इसको निकालेंगे भी ना, तो 3n-5 आएगा यहाँ से आपका, ठीक है। तो यहाँ से 3 × 3 - 5, ठीक है। यहाँ से जो आप सॉल्व करोगे तो यहाँ 6 - 5, तो ये जो होगा आपका एक ही दिखेगा यहाँ पे, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आपसे इन्होंने ये पूछा है बेसिकली कि वाइब्रेशनल मोड कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आपको पॉसिबिलिटी अगर पूछी गई है, तो यहाँ पे आपको बताना है कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। सल्फर ये जो होता है हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, बाय मिस्टेक मैंने लीनियर बना दिया था। इस तरीके से होता है बेटा, नॉन लीनियर होता है, इसलिए तो मैंने उसको क्रॉस किया। ये नॉन लीनियर होता है। यहाँ पे आप फार्मूला लगाओगे, 3n - 6 लगाएंगे, तो यहां से जो आंसर होगा 3 × 3 - 6, हमारा 3 मोड रहते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिमेट्रिक मिलेगा आपको, इसमें बेंडिंग भी मिल जाएगा आपको, और एसिमेट्रिक भी मिल जाता है। तो ओवरऑल हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और इसमें बेंडिंग भी मिल जाता है। 3 होते हैं इसमें वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और आपका उसका एक बेंडिंग भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये अब बेंडिंग में कौन सा है वो क्लियर नहीं है, तो इसलिए अपन आंसर क्या लगा सकते हैं भाई, देखिए यहां पे आपको अगर देखे, देखो क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आ गया, अपन ने ये आंसर लगा लिया। लेकिन अगर हम यहां देखें ना, जो डी ऑप्शन आपको दे रहा है, इसमें देखिए सिमेट्रिक भी लिखा है, सिमेट्रिक भी लिखा है, और सेजरिंग लिखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा है, ये बेंडिंग तो दिया गया है भाई, तो आप बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, अपन तो डिस्कशन कर रहे हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? करेक्ट क्या होगा भाई, बताइए करेक्ट क्या होगा, मैं वो पूछ रहा हूं आपसे भाई, ठीक है। समझ गए?
तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि भाई पेपर में मान लो क्वेश्चन आया, उन्होंने उस समय गलत आंसर दे दिया और हम उसी को फॉलो करते रहेंगे क्या? भाई हम तो आपकी फैक्ट पे बात करते हैं। ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है भाई, 3n-6 आप इसमें फार्मूले लगाओगे तो यहां से क्या आएगा, 3 × 3 - 6, तो हमारे 3 रहेंगे। भाई आपका सिमेट्रिक है इसमें, ठीक है, ए सिमेट्रिक इसमें मिल गया आपको, और इसमें बेंडिंग भी मिलेगा भाई। अब बेंडिंग अपन जानते हैं 4 टाइप के हो सकते हैं, तो क्योंकि उन्होंने एक ही दिया हुआ है आपको सिजरिंग, तो अब मेरे हिसाब से आप ए आंसर पे जाओगे या टी आंसर पे जाओगे, बताइए भाई क्या कहते हो? जो आज आप लोग कहोगे वही आंसर मान लेंगे अपन। बताइए भाई क्या लगाना चाहिए अपन को, बताओ, डी पे जाना चाहिए कि ए पे जाना चाहिए? अब हम देखो, अगर हम 3 काउंट कर लेते हैं तो डी अपना मोर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक तो उन्होंने बेंडिंग दिया है ना उसमें, तो फिर हम कहां जाएंगे भाई, हम डी पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कंपाउंड के वाइब्रेशन कैसे निकालते हैं बेटा, ये क्लासेस में पढ़ाया हुआ है, अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूं कि देखो, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल का निकालना है, अगर वो लीनियर मॉलिक्यूल है तो फार्मूला रहेगा 3n - 5, ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम होता है। अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है मान लो, तो फार्मूला रहेगा 3n - 6, एन नंबर ऑफ एटम होता है, ठीक है। तो यहां पे जो आएगा अपना आंसर भाई 3 वाला मोस्ट करेक्ट होगा, और हम डी पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, समझ गए? तो अपन डी पे जा सकते हैं, डी जो होगा ना हमारा ज्यादा बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो डी आंसर रहेगा भाई। अगर नेक्स्ट टाइम कभी क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान रखना है भाई कि ये आपको उन्होंने जरूर ए आंसर दिया था, अब आपको डी आंसर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो बेंजीन में उन्होंने पूछा है कितने फंडामेंटल वाइब्रेशंस होंगे, मतलब आपका बेंजीन जो है इसमें वो पूछ रहे हैं कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन होंगे, ये इसका फार्मूला होता है। जल्दी से कैलकुलेट करें भाई कितने होंगे। देखिए बेंजीन क्या है हमारा, लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, बताएं भाई। देखो भैया जो फटाफट वाले बच्चे हो भैया, फटाफट पेपर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फटाफट नहीं करो, आराम से पढ़ो, जो हाँ जरूरत है डिस्कशन करने की वहां डिस्कशन करें भाई, ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे जो है ना फटाफट के चक्कर में दिक्कत हो जाती है भाई। ये अपना बेंजीन बना हुआ है, इसमें जो फार्मूला लगेगा हमारा 3n - 6 का फार्मूला लगेगा, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन आपके निकालोगे तो हमारा 30 आंसर आ जाएगा। इसी क्वेश्चन में यहाँ पर ये फंडामेंटल वाइब्रेशन को हटा दिया जाता है, और वो आपसे पूछता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे। तो बताओ फटाफट वाले भैया, जल्दी फटाफट से आंसर क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम इस क्वेश्चन में। मान लो उन्होंने आपसे फंडामेंटल वाइब्रेशन नहीं पूछा, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा है, तो क्या आंसर होगा, बताइए जल्दी से, क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ भाई। अब आंसर क्या होगा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ लिया क्वेश्चन में, तब क्या आंसर होगा, इसका आंसर दीजिए। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछेगा तो 3n होगा आपका केवल, और उसमें से आप यहाँ पे 12 का मल्टीप्लाई करोगे, 36 आ जाएगा। ये 6 जो होते हैं ये रोटेशनल होता है, ट्रांजिशनल जो मूवमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे, ठीक है। तो 36 आएगा भाई, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है अच्छे से, पढ़ लेना क्वेश्चन में, वरना वो पता चला तुम वाइब्रेशन निकाल के आ गए, उनने डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा था आपसे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल सोर्स आईआर में का क्या होता है भाई, बताइए ग्लोबल सोर्स में रहता क्या है आखिर में। ये जो ग्लोबल सोर्स होता है हमारे आईआर में जो सोर्स होते हैं हमारे आईआर की, ठीक है, अपन को ट्रिक भी याद होगी सभी बच्चों को, न्यू जिम ट्रेनर, मैंने क्या बताया था, न्यू जिम ट्रेनर, ठीक है। न्यू से क्या है, नर्स ग्लावर, इसमें ट्रियम जर्कियम इर्बियम के ऑक्साइड्स होते हैं। ग्लावर सोर्स में सिलिकॉन कार्बाइड होती है। इनकैंडेसेंट लैंप होता है, इसमें नाइक्रोम वायर रहता है। मरकरी आर्क लैंप हो सकता है, टंगस्टन फिलामेंट हो सकते हैं, ये मेन उसके हैं विजिबल के, लेकिन ये नियर आईआर में हो सकते हैं। सबसे कॉमन सोर्स हमारे नर्स, ये वाला नर्स ग्लावर और ग्लावर सोर्स होते हैं, ठीक है। अब जो आपका ग्लावर सोर्स है इसमें क्या रहता है साहब, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड रहता है, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड हमारा रॉड रहता है। नाइक्रोम वायर इनकैंडेसेंट में बोल सकते हो। टंगस्टन फिलामेंट लैंप अपने घर का बल्ब है, मेन विजिबल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा बेटा, परेशान तुमको हम करेंगे। ये सिलिकॉन क्रिस्टल कहाँ पे मिलता है, एक जगह और मिलता है तुमको बेटा, तुम्हारे स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर यूज होते हैं। सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर कौन सी मेथड में यूज होता है, इसको बताइए भाई।
सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर में आपका एक मेथड में यूज होता है, वो कहां यूज होता है बताइए भाई, कहां पर यूज होता है? बताओ आंसर भाई। ये आपका जो हम पढ़ते हैं ईएसआर, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें ये डिटेक्टर का काम करता है, सिलिकॉन क्रिस्टल डिटेक्टर। उसमें रेडिएशन का सोर्स क्या होता है? हमारी क्लेस्ट्रॉन सेल होती है, वो रेडिएशन का सोर्स होती है। समझ गए? तो ध्यान रखना, मिलता जुलता है। और कई बार ग्लोबल सोर्स जब देखो ना, तो जल्दबाजी में आप पढ़ लेना अच्छे से कि भाई ये जो है आपका, ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में डिटेक्टर आंसर लगा दो। ये सोर्स होता है। और आपको ग्लोली कॉलम भी मिलेगा बेटा। ये ग्लोली कॉलम कहाँ मिलता है, जल्दी से बताओ साहब। ग्लोली कॉलम जो आपको मिलेगा हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी में मिलता है, ये कैपिलरी कॉलम होता है। इसको अपन ओपन कॉलम भी बोलते हैं। तो ये रिलेटेड है, जो उसको अच्छे से याद रखना है भाई, ठीक है। ये सब चीजें आपके काम आती हैं। अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो, दूसरे टॉपिक पे जाया करो। इससे थोड़ा सा माइंड में हमारे लोड जरूर पड़ता है, लेकिन वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए याद हो जाता है। आईआर का क्वेश्चन है भाई, न्यूजॉल्स के बारे में पूछा गया है। हमारे न्यूजॉल्स जो होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज क्या होते हैं? मुलिंग एजेंट होते हैं। न्यूजॉल भाई अगर देखें हम, ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन होता है न्यूजॉल, ठीक है। हायर मोलिकुलर वेट मिनरल ऑयल, लिक्विड पैराफेनिक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन को दुनिया जानती है कि भैया ये काय से सजे होते हैं, सीएच से सजे होंगे। तो इनका जो सिग्नल आएगा वो क्या एसएच का आएगा? नहीं आएगा साहब एसएच का कभी, इनका किसी का नहीं आएगा। वो जो सिग्नल आएगा हमारे सीएच का आएगा। स्ट्रेचिंग का देख लो तो वो 2800 2900 के अराउंड आ जाएगा। बेंडिंग का है तो जस्ट हाफ कर दो, 15 1600 पे आ जाएगा। तो ये आपको सीधा सीधा आंसर क्या है भाई हमारा, इसका सी आंसर करेक्ट है। एकदम इजी क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन है भाई, तो आपका वो देगा ही, सीएच का स्ट्रेचिंग देगा, सीएच का बेंडिंग देगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था जिससे हम लोग डर जाएं, ठीक है। न्यूजॉल को अच्छे से याद रखना भाई, मुलिंग एजेंट है, मोस्ट कॉमनली यूज क्या होता है भाई? मुलिंग एजेंट्स होता है। मुलिंग एजेंट्स क्या होता है? जैसे टैबलेट में तुम बाइंडिंग एजेंट करते हो ना बेटा ग्रेन्यूल बनाने के लिए, ऐसे ही हमारे आईआर में अपने NaCl, KCl या KBr की छोटी छोटी गोलियां बनती हैं। उन गोलियों को बनाने के लिए जो बाइंडिंग एजेंट का काम करता है, वो हमारा कौन करता है? न्यूजॉल करता है, ठीक है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, तो इसलिए हम न्यूजॉल्स का यूज कर लेते हैं। एफटीआईआर इंस्ट्रूमेंट है भैया, इंटरफेरोमीटर यूज किया जाता है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द इंटरफेरोमीटर, क्या काम होता है भाई? बताइए क्या होता है इंटरफेरोमीटर का काम, बताइए भाई। इंटरफेरोमीटर क्या करता है भाई? हमारा एफटीआईआर जो होता है, एफटीआईआर एक इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर। इसमें मोनोक्रोमीटर की जगह इंटरफेरोमीटर लगा रहता है। इंटरफेरोमीटर का वर्ड क्या होता है? फंक्शन ऑफ इंटरफेरोमीटर एक्ट एज अ मोनोक्रोमीटर, वो मोनोक्रोमीटर के जैसे काम कर लेता है। ये बात तो सही लिखी हुई है। फंक्शन ऑफ द इंटरफेरोमीटर टू कन्वर्ट द हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन टू द लो वन, ऐसा कोई काम नहीं करता बेटा ये। फंक्शन ऑफ द इंटरफेरोमीटर कन्वर्ट द लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन टू द हाई वन, ये भी नहीं करता। फंक्शन ऑफ इंटरमीटर कन्वर्ट द फ्रिक्वेंसी टू टाइम डोमेन स्पेक्ट्रा, ये भी नहीं। यहाँ पे मोनोक्रोमीटर की जगह है सीधा सीधा भाई, एफटीआईआर में मोनोक्रोमीटर की जगह क्या लगा देते हैं अपन? इंटरफेरोमीटर को लगाते हैं। मोनोक्रोमीटर की जगह क्या लगाते हैं? इंटरफेरोमीटर को लगा देते हैं, ठीक है। समझ गए? ये आपको याद रखना। सीधा सीधा सबसे बेस्ट आंसर जो होगा वो हमारा ए आंसर सही होगा। कुछ बच्चे डी को बोल रहे हैं, लेकिन भाई डी का जो मेन ऐसा नहीं है कि इंटरफेरोमीटर यही करता है, ठीक है। वो हमारा सॉफ्टवेयर है एक प्रकार का, जो कैलकुलेट करता है भाई, हमारे वेव नंबर का कोरिलेशन देता है वो। तो उसमें क्योंकि फ्रिक्वेंसी लिखा है ना, तो वो नहीं आएगा। आपका ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरफेरोमीटर नहीं आपके एफटीआईआर में यूज होता है। एफटीआईआर में बेटा डिटेक्टर कौन सा यूज होता है यार का, जल्दी से बताओ। अपना एफटीआईआर है, उसमें डिटेक्टर कौन सा यूज होता है? उसमें पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर को हम लोग यूज करते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहां से हम, ठीक है। यहाँ पर रैंकर्स बैच बेटा स्टार्ट हो चुका है। देखो रैंकर बैच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो ये सिनेरियो आया है ना करंट की, भाई पेपर जल्दी आ रहा है, तो रैंकर्स बैच उसके लिए सबसे बड़ा क्या है भाई? वरदान है भाई। इसको आप ज्वाइन कर लोगे ना, बढ़िया तरीके से रैपिडली आपका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। जिन बच्चों को मान लो उन्होंने पढ़ रखा है लेकिन उनको डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है,
तो एक बार इस बैच के साथ चल के देखोगे तो एक प्रॉपर शेड्यूल्स में आपका पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रैंकर्स बैच आपका ये स्टार्ट हो चुका है, जितना जल्दी ये कर लीजिए क्योंकि समय निकलता चला जाएगा भाई। ठीक है, और आपकी क्लासेस आगे बढ़ती चली जाती है, पेंडेंसी बढ़ जाएगी, फिर आप कवर नहीं कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करें। ठीक है, आगे बात करते हैं, कंपाउंड विल बी सेंसिटिव टुवर्ड आईआर रेडिएशन ओनली व्हेन आईआर एक्टिव कौन होता है, वो ये पूछ रहा है आपसे भाई। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने जीपैट में कि आईआर एक्टिव कौन होता है। ठीक है, रमन एक्टिव कौन होता है, यूबी एक्टिव कौन होता है, एनएमआर एक्टिव कौन होता है, ये बहुत आते हैं क्वेश्चन भाई। तो बताओ जल्दी से आईआर एक्टिव कौन होता है। ठीक है, आईआर एक्टिव कौन होता है, बताएं भाई। आईआर एक्टिव पता वो होता है जिसका डायपोल डायपोल मूवमेंट चेंज होता है, वो आईआर एक्टिव होता है बेटा। उसी के बॉन्ड कांपता है, डायपोल डायपोल मूवमेंट जिसका चेंज होगा उसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होंगे। इसी को हमारा हुक्स लॉ मेजर कर लेता है साहब, और हमको वेव नंबर की वैल्यू देता है, और वेव नंबर से क्या निकालते हैं अपन लोग, फंक्शनल ग्रुप निकाल लेते हैं। दुनिया का सबसे वर्सेटाइल मेथड है आईआर, फंक्शनल ग्रुप निकाल के देता है भाई। ठीक है, तो आईआर का टारगेट क्या होता है, आईआर पूरे कंपाउंड में किसको ढूंढता है, बॉन्ड को ढूंढता है। अगर बॉन्ड में जितने बॉन्ड होंगे ना सबको ढूंढ लेगा वो तो, और जिस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट चेंज होगा उस बॉन्ड को क्या करा देगा, वाइब्रेट कराएगा। और वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए कौन आएगा सामने, हुक्स लॉ आएगा। हुक्स लॉ आपको वेव नंबर का वैल्यू देगा, वेव नंबर से अपन क्या निकालेंगे, फंक्शनल ग्रुप को निकाल लोगे भाई। क्या निकालोगे, फंक्शनल ग्रुप को निकाल लेंगे। ठीक है, सर क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा गलत है कि नहीं, वो तो वक्त बताएगा। कंपाउंड विल बी सेंसिटिव टुवर्ड द आईआर रेडिएशन ओनली व्हेन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज अंडरगो द ट्रांजिशन। भैया क्वेश्चन तो 24 कैरेट के जैसा सही है। ठीक है, तो उसमें जब जिस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट चेंज होता है वही बॉन्ड कांपता है, उसी में वाइब्रेशन होगा। उसी के वाइब्रेशन को मेजर करने के लिए हुक्स भाई आता है, वो वेव नंबर देता है, वेव नंबर से हमें क्या मिलता है, फंक्शनल ग्रुप मिल जाता है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी किसमें चेंज होती है भैया, रमन के लिए जरूरी है ये, हमारे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जरूरी होती है पोलराइजेबिलिटी का चेंज होना। अपने एनएमआर के लिए क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका ये यूबी के लिए और विजिबल के लिए क्या चाहिए साहब, डबल बॉन्ड चाहिए, उसमें आपका कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होना चाहिए। समझ गए, तो ये ध्यान रखना है भाई अच्छे से। ठीक है, डायपोल डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दो के बीच होता है। ठीक है, आईआर में ऑर्गेनिक लिक्विड कैन बी टेकन प्लेस बिटवीन पेयर ऑफ द पॉलिश प्लेट। भाई लिक्विड, आईआर कहता है कि हमको कोई भी सैंपलिंग मेथड फॉलो कर सकते हैं, हम सॉलिड लिक्विड गैस कोई भी सैंपल ले, आप सॉलिड ले आओगे हम छोटी छोटी पैलेट्स बनाएंगे। ठीक है, अगर आप लिक्विड लाओगे तो हम प्लेट ले लेंगे, उन प्लेटों के बीच में लिक्विड की लेयर स्प्रेड कर लेंगे। अगर आप गैस लाओगे तो हम गैस सेल बना देंगे। ठीक है, जो भी बनाएंगे लेकिन वो अल्किल हैलाइड का बना रहेगा। ठीक है, यहाँ पे NaCl भी अपना करेक्ट है, KBr भी करेक्ट है भाई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा अपना P और R करेक्ट हो जाएगा, P और R हमारा एकदम करेक्ट होगा भाई, P और R अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपन अपनी फार्मा में KCl को कहां कहां पढ़ते, बहुत आता है इसका क्वेश्चन। देखो KCl एक तो यहाँ पे यूज हो रहा है बेटा, अपना जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसमें KCl रहता है। हमारी जो पोलरोग्राफी जब तुम पढ़ोगे ना तो उसमें जो माइग्रेशन करंट को रिड्यूस करने वाला बंदा है वो भी आपका KCl है। ठीक है, तो KCl है। और कल को ये अच्छे से याद रखना, ये तीनों क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, जीपैट मैराथन से जीपैट क्वालिफाइड हो जाएगा, 101% हो जाएगा बेटा। देखो अगर तुम बोलोगे फास्ट कर दो, मैं फास्ट कर दूंगा, मैं ये बताना बंद कर दूंगा कि KCl कहाँ रहता है और मैं इसका आंसर दूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। अगर तुम ये चाहते हो तो वो कर दूंगा मैं। ठीक है, आपका 10 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन आपको 150 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, 150 पॉइंट में प्लस आपको बता के जाऊंगा, ये मेरी गारंटी। और अगर तुम टाइम के चक्कर में पड़े हो ना तो बेटा टाइम है ना आपका खराब नहीं होने देंगे हम, फायदा ही होगा हम जो बताएंगे तुम्हें उससे। ठीक है, समझ गए, कोई आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजिटल टॉक्सिसिटी में देते हैं, देखो बिल्कुल सही बेटा, डिजिटल टॉक्सिसिटी में KCl का इंजेक्शन दिया जाता है, सुन लो भाई ने बोला है तो ध्यान दो उसको। ठीक है, मोनोक्रोमेटर नॉट यूज्ड इन, बताओ मोनोक्रोमेटर किसके यहाँ नहीं है, कौन के घर में मोनोक्रोमेटर नहीं है भैया, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहता है भैया हमारे यहाँ तो है, वरना BL एम्बर्सला नाराज हो जाएगा। BL एम्बर्सला ने कहा है कि मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए
एब्जॉर्बेंस, मोलर एब्जॉर्बिलिटी, कंसंट्रेशन, लेंथ फॉलो होता है। ठीक है, तो इनके यहाँ रहता है, FTIR में नहीं रहता, ये इंटरफेरोमीटर लेके घूमता है, एडवांस है थोड़ा सा, यही आंसर होगा। ठीक है, अपना आंसर क्या होगा, बी आंसर आ जाएगा। FTIR में क्या रहता है, ठीक है, बताइए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ गए, तो ये याद रखो साहब, इसमें रहता है। ठीक है, इंटरफ्रोमीटर, बाकी सब में मोनोक्रोमीटर होता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से हम, यहाँ दिया गया है, देखो एल्डिहाइड का पूछ रहा है साहब, एल्डिहाइड का स्ट्रेचिंग पूछा है, CH का स्ट्रेचिंग पूछा है, और वेब नंबर कितना होगा। ये भाई जो बच्चा पढ़ता नहीं है ना, जो बच्चा उस किताब को पढ़ता होगा ना, जहाँ पे वो टेबल दी रहती है वेब नंबर की, उसको दुनिया का सबसे कठिन क्वेश्चन लगेगा। और जो छोटे कम पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा, उस पर बनेगा ये। तो देखो ये एकदम इजी क्वेश्चन था भाई। कार्बोनाइल अपना 1700 के अराउंड घूमता है। कहाँ है 1700, ये बैठा हुआ है, देखो ये हो गया। अपना CH 3000 के अराउंड घूमता है। ठीक है, तो 20, क्योंकि ये आपका क्या है भाई, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में एल्केन के बराबर ही चलता है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। तो आपका P और R हमारा आंसर होगा। इसमें दिया हुआ है क्या, P और R अपना करेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा सी आंसर हमारा करेक्ट हो गया। डी लगा दिए कुछ लोगों ने, डी लगा दिया भाई, डी करेक्ट होगा। डी कहां से हो जाएगा भैया, ये जो होगा ना, CH अपना एरोमेटिक में टॉप मारता है। जब एरोमेटिक में रहेगा, या अपना ये ट्रिपल बॉन्ड का CH रहेगा, वो भैया 300,000 से ऊपर जाता है साहब। ठीक है, ये तो भैया अपने एल्डिहाइड है। ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड तो यहाँ लिखा नहीं है, अब एल्डिहाइड है तो एलिफेटिक ही है वो, सीधा सीधा यहाँ पे P और R अपना आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, P और R। ठीक है, डी आंसर कहां से आएगा बताओ भैया, डी आंसर तो आ ही नहीं सकता प्रभु। ठीक है, डी कैसे आ जाएगा भाई, डी तो हो ही नहीं सकता। पी और एस पे जाओगे, वो एरोमेटिक के लिए होता है या ट्रिपल बॉन्ड के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा पी, और आंसर करेक्ट होगा। अब मैं आपको एक वेव नंबर के लिए बता देता हूं। ठीक है, बिल्कुल सरल है, इनको पढ़ना है। इस टेबल लेवल को देखोगे तो कठिन लगेगा। ठीक है, इनको एक सिंपल तरीके से आपके 2 मिनट लगेंगे बहुमूल्य। ठीक है, तो उनको सीख सकता है बच्चा। देखिए आपका जो है यहाँ पे, देखिए अगर मान लो डबल बॉन्ड कभी आंखों में दिख जाए, मैं एक गारंटी से नहीं, मतलब आसपास बता रहा हूं, अगर डबल बॉन्ड दिख जाए कहीं पे भी, ऐसा डबल बॉन्ड, तो याद रखना भैया, ये जो है 1700 से 1600 के बीच में घूमते हैं, और 1800 तक जा सकते हैं, लेकिन अराउंड इतना रहता है। ठीक है, अराउंड इतना हमारा रहता है, समझ गए। अब आपका भाई जैसे कार्बोनाइल है, तो इसको सबसे पहले याद कर लो 1700 है। ठीक है, अगर कभी सिंगल बॉन्ड तुमको दिखे ऐसे ही, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन का दिख जाए, ठीक है, कार्बन का, ये जो होते हैं 11-1200 के अराउंड चलते हैं, अप्रोक्स में बता रहा हूं आपको। ठीक है, 11-1200 के अराउंड चलते हैं। फिर अगर मान लो आपको यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए कभी, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 2200 के अराउंड चलता है। OH दिख जाए ना, तो 3600 है। NH दिख जाए आपका 3500 है। अब आता है CH, देखो CH जो है स्ट्रेचिंग में 2800 है, अपने एल्केन में भी है। ठीक है, ये अपने एल्केन में भी है। ठीक है, एल्केन में भी होगा, और हमारे किस में होगा, आपके एल्डिहाइड में होगा, जो आपको क्वेश्चन था। अगर एल्कीन रहेगा थोड़ा सा बढ़ जाएगा वैल्यू, एरोमेटिक में आपका 3000 प्लस हो जाएगा। इस हिसाब से इनको याद कर सकते हो। ठीक है, इसको याद करते हो, पढ़ने में मन नहीं लगता भाई का। ठीक है, अगर पढ़ने में मन नहीं लगेगा भाई, फिर क्यों तैयारी कर रहे हो, पढ़ना तो पड़ेगा ना। ये आंसर आपका सी था उसका, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर कन्वर्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इनटू, कितना कठिन क्वेश्चन है भाई, हम पे भी नहीं बन रहा है यार भाई, तुम लोग कर लोगे, बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। बताओ भाई क्या करेगा कन्वर्ट भाई, ये बताओ आपका, वो लाइट सिग्नल को बेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, कोई भी डिटेक्टर हो आपका। ठीक है, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन आपको, यहाँ पर जो बच्चा पूछ रहा था, सर हमको महामैराथन अगर ऐप पर ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको उस पर जाना है, GDC क्लासेस एप्लीकेशन पर, और इस कोर्स को क्या करना है, आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस कोर्स को आप क्या कर लोगे, ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है,
आगे बात करते हैं, बोलोमीटर कंसिस्ट ऑफ, बताओ बोलोमीटर किससे बना होता है, बताइए भाई। बोलोमीटर हमारे आईआर का डिटेक्टर होता है। आईआर के डिटेक्टर याद करने की ट्रिक है, सब लोग याद रखना, गोल बॉल प्यारी थी, ठीक है, गोल बॉल क्या थी भाई, प्यारी थी। तो यहाँ पे ग्लोली सेल हो गया, जीनोन गैस भरी रहती है। बोलोमीटर में अपना ब्रिटस्टोन ब्रिज रहता है। पायरोइलेक्ट्रिक में क्या रहता है भाई, हमारा जो रहता है ट्राइग्लिसरीन सल्फेट रहता है, ठीक है। और थर्मिस्टर में मेटल ऑक्साइड रहते हो, थर्मोकोपल में अपने हॉट एंड कोल्ड जंक्शन होते हैं। तो ये डिटेक्टर है। अब यहाँ पर पूछा गया है, दो मेटल को अगर जोड़ोगे तो ये तो थर्मोकपल हो गया सर। सर क्या हो गया, थर्मोकपल, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। आपका यहाँ पर ट्राइग्लिसरीन सल्फेट ले लिया सर, ये पायरोइलेक्ट्रिक हो गया सर, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टंगस्टन वायर और चीनॉन गैस वाला वो हमारा, वो आ जाता है भाई हमारा ग्लोली में, ठीक है। तो अब जो होगा यहां पे आपका जो आंसर आएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। इसमें ब्रिटस्टोन ब्रिज भी रहता है, इसमें क्या रहता है, ब्रिटस्टोन ब्रिज भी रहता है, अच्छे से याद है। देखो जी नाम से बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा यार में, देखो हमको नर्स ग्लावर मिलता है, ग्लावर सोल्स मिलता है, फिर हमको ये यहाँ पे आपका ग्लोली आपका क्या मिलेगा भाई, हमारा यहाँ पे जो है ये डिटेक्टर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से, ये जी नाम से कंफ्यूज नहीं होना, अपन को इतने सारे जगह जी नाम मिल रहा है। यहां तो आंसर हमारा डायरेक्ट क्या होगा, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें ब्रिटस्टोन ब्रिज भी हमारा रहता है। तो थर्मोकपल में जंक्शन रहता है बेटा बिस्मिथ और एंटीमनी का। बोलोमीटर में क्या रहता है भाई हमारा, स्ट्रिप ऑफ मेटल्स यूज करते हैं। थर्मिस्टर में मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ग्लोली सेल्स में क्या होता है भाई हमारा, जीनोन रहता है उसमें, ठीक है। और पायलोइलेक्ट्रिक में क्या रहता है, ट्राइग्लिसरीन सल्फेट रहता है। यही हमारा एफटीआईआर में यूज होता है। ये क्वेश्चन है भाई, मैच द कॉलम आपसे पूछा गया है, बताइए जल्दी से, मैच द कॉलम। जिसका टॉपिक नहीं है उसका भी कंप्लीट हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है भाई, ठीक है। जल्दी बताइए भाई क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो आईआर कहता है हम ठंड वाले में ये कपा देते हैं लोगों को, आईआर कहता है हम वाइब्रेशन कराते हैं, देखो ये दिया गया वाइब्रेशन। एनएमआर कहता है हम न्यूक्लियाई को पलट देते हैं साहब मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये हो गया। मास कहता है साहब हम जो है ना आयोनाइजेशन करते हैं और टुकड़े टुकड़े करते हैं। आयोनाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन मेरी कहानी है, ठीक है। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता है कि भैया हम जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऊपर ले जाते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो ये आपका फोर्थ का पी होगा, कहीं दिया है फोर्थ का पी, एक ही ऑप्शन में दिया, थर्ड एस, ये इजी क्वेश्चन, ठीक है। इजी क्वेश्चन है हमारा, सीधा सीधा सी आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से क्या मैसेज मिल रहा है तुमको, क्वेश्चन में यूवी विजिबल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। आईआर में क्या होता है, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है। एनएमआर में न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है। ईएसआर में इलेक्ट्रॉन का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज होता है। और मास में क्या होता है, आयोनाइजेशन देन फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पे, ये अच्छे से याद रखिए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर आ गया बेटा आईआर का सोर्स, आईआर का सोर्स आपको बताना है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स क्या होता है, बताएं भाई आईआर का सोर्स। बताइए आईआर का सोर्स क्या होता है। देखो आईआर का सोर्स कहता है कि भाई आपको कुछ नहीं करना, न्यू जिम ट्रेनर को लिख देना है। ये न्यू जिम ट्रेनर, टंगस्टन फिलामेंट, मरकरी आर्क, इनकेंडेसेंट, ग्लावर और नर्स ग्लावर। सबसे कॉमन होता है नर्स ग्लावर, सबसे कॉमन क्या होता है अपना, नर्स ग्लावर होता है, ठीक है। तो ये तो अब यहाँ पे ग्लावर दिया है, सिलिकॉन कार्बाइड रॉड रहती है, यही आंसर हो जाएगा। ड्यूटेनियम नहीं आएगा, टंगस्टन नहीं आएगा, जिनोन नहीं आएगा। ये अपन यूवी के भूल गए आप लोग, यूवी विजिबल के सोर्स रहते थे, एच डी टी मैक्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप, ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, टंगस्टन फ्लामिंग, मरकरी आर्क लैंप और आपका जीनोन आर्क लैंप, ये हमारे यूवी विजिबल के थे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये आंसर आपका करेक्ट होगा, इजी क्वेश्चन था। मूलिंग एजेंट आर यूज इन, कहां यूज होता है बेटा मूलिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट आर यूज इन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, बताइए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और कल जो हमारा महामैराथन चल रहा था उसमें हमने 13th नंबर तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो उसको जो भी क्वेश्चंस हमारे रिमेनिंग थे उनको अपन रिकॉर्डेड फॉर्म में यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो हम 14th नंबर क्वेश्चन पर थे और उसमें हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा,
जिसको कहा जाता है मुलिंग एजेंट। मुलिंग एजेंट जो होता है ये कहाँ पर यूज होता है, ये हमारा क्वेश्चन था। मुलिंग एजेंट मतलब सिंपली देखा जाए तो जैसे हमारे टेबलेट में बाइंडिंग एजेंट्स होता है ना, वैसे ही हमारे आईआर में जो हम सॉलिड सैंपलिंग करते हैं तो वहां पे पैलेट्स बनाते हैं, तो वहां पैलेट्स में क्या होता है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेशन से बना सकते हैं पैलेट, और हम उसको डैम्प मास फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो भी हमारा ड्रग रहेगा, केसीएल या केबीआर या फिर हम एनएसीएल है या एनएबीआर है, इनको एज अ अपन डाइल्यूएंट यूज कर लेंगे, और उसमें अपन इस जो न्यूजॉल्स होता है, न्यूजॉल जो मुलिंग एजेंट का मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है वो होता है न्यूजॉल। और न्यूजॉल जो होता है हमारा मिनरल आयल होता है भाई, आपका हायर मॉलिक्यूलर वेट पैराफेनिक का क्या होता है, मिनरल आयल होता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये यूज कर लेते हैं हम लोग कई बार, तो इससे हम क्या करते हैं, आराम से सॉलिड सैंपलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूजॉल सबसे कॉमन अपना क्या होता है, मिनरल आयल होता है। न्यूजॉल जो है ये एक प्रकार से देखा जाए तो ब्रांड नेम है इसका। केमिकली देखा जाए तो ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसमें, ठीक है। और अपना मिनरल आयल होता है, तो इसमें भी हमें देखा जाए, अगर हम न्यूजॉल्स यूज करते हैं तो कई बार हमको सीएच का पीक देखने को मिल जाता है, क्योंकि भाई हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियसली सीएच का हमें बेब यहाँ पे पीक यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वो हमें समझ जाना है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं और अगर सीएच पे पीक आ रहा है तो वो किसका है, अपना सीएच का जो बॉन्ड का पीक आ रहा है वो अपने न्यूट्रॉल का है, ये हमको ध्यान रखना। इसके अलावा रिसेंटली बेटा आजकल क्या हो गया, फ्लोरलोबी भी, जो बुक में नहीं लिखा रहता, फ्लोरल्यूबी, ये भी यूज होने लगा। ये फ्लोरोकार्बन होता है, क्या होता है हमारा, फ्लोरोकार्बन होता है। इसको भी हम एज अ अल्टरनेटिव फॉर हम यूज कर लेते हैं न्यूजॉल्स का, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी यूज किया जा सकता है। और भी कई चीजें हैं जो हम मोलिंग एजेंट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो मोलिंग एजेंट्स हमारा जो होता है आईआर में यूज होता है। आईआर में आपकी सॉलिड सैंपलिंग भी हो जाती है, लिक्विड सैंपलिंग भी हो जाती है, और अपनी गैस की सैंपलिंग भी हो जाती है। जो भी इसमें सैंपलिंग होगा, आपका सॉलिड सैंपलिंग में तो हमारी प्रेस पैलेट टेक्निक है, जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट कंप्रेशन कर देते हैं सीधा हमारा ड्रग, और अपन ने ये अल्कल हैलाइड लिए, इनके छोटी छोटी सी गोलियां बना दी। दूसरा ऑप्शन है भाई हमारे पास कि हम मोलिंग एजेंट से बना सकते हैं छोटे छोटे पैलेट्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो हमारा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन में, कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपकी लिक्विड है, अगर आपकी लिक्विड सैंपलिंग करनी है तो हम यहाँ पे प्लेट यूज कर लेंगे, ठीक है। जो भी हमारे अल्कल हैलाइड की बनी रहेंगी, इस पे लिक्विड की थिन फिल्म लगा देंगे। तीसरा ऑप्शन है कि अगर गैस आपका सैंपल है तो हम एक गैस सेल लेंगे, जो क्लोज्ड वेसल होगा, वो भी हमारे अल्कल हैलाइड का ही बना होगा। किसका बना होगा, एल्केल हैलाइड का ही वो बना रहता है। किसका बना रहता है, एल्केल हैलाइड का वो हमारा बना रहता है, ठीक है। एल्केल हैलाइड का हमारा बना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ये सैंपलिंग होते हैं हमारे। इसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें अपन जानते हैं भाई हमारा डायलूटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं। मास जो है हमारा, यहाँ पे अपना मास में जो भी है हमारा, बेसिकली ये जो होगा आपका, यहाँ पे जो होगा हम फ्रेगमेंटेशन की ओर जाते हैं। एनएमआर में हम जानते हैं कि यहाँ पे लिक्विड सैंपल हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग सैंपल्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं। और मोलिंग एजेंट बहुत कॉमन है हमारा आईआर में, मतलब कई बार आता है क्वेश्चन कि न्यूजॉल क्या होता है, तो मोलिंग एजेंट होता है। न्यूजॉल केमिकली क्या होता है वो अपन को देखना है कि भाई मिनरल आयल होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें। तो ये बार बार आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना है अच्छे से, ओके। तो ये आपका आईआर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपलिंग टेक्निक है वो हमारा क्या होता है, मुलिंग एजेंट्स होता है, ठीक है। अब आता है कॉमनली यूज मुलिंग एजेंट इन आईआर, वही डिस्कशन फिर से आ गया बेटा। सबसे कॉमनली यूज क्या होता है आईआर में, मुलिंग एजेंट। तो जो अपन ने अभी बात की, हमारा न्यूजॉल जो है, न्यूजॉल जो होता है ये सबसे कॉमनली यूज क्या होता है, मुलिंग एजेंट्स होता है। ये भी हमारे मुलिंग एजेंट्स हैं, बट ये कॉमन नहीं है। कॉमन हमारा क्या होता है, न्यूजॉल जो है वो सबसे कॉमन मुलिंग एजेंट है। अगर कभी कोई एग्जाम में पूछे कि न्यूजॉल क्या है, आपको यही बोलना है कि ये ब्रांड नेम है, ठीक है। इसमें केमिकली देखा जाए तो हमारा हाइड्रोकार्बन मिनरल आयल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। आईआर में जो सबसे कॉमन होता है वो क्या होता है, अपना मुलिंग एजेंट्स में न्यूजॉल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मटेरियल यूज फॉर द गैस सेल फॉर सैंपलिंग ऑफ द आईआर। भाई अगर आपको अभी बात की थी कि हमारा आईआर और ईएसआर दो ऐसे मेथड है जिनमें सैंपलिंग सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है कि भाई इसमें गैस सेल किस चीज की बनी रहेगी, देखो जो गैस सेल बनी रहेगी हमारी, तो कोई भी अल्काइल हैलाइड की आप बना सकते हो। यहाँ पे देखिए जैसे HCl तो हमारा नहीं होगा, NaOH नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है, दोनों ऑप्शन हमारे इसमें सही है। अब दोनों से ही बना सकते हैं, पर इसमें ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आप केबीआर का ही बनाओ, NaBr का भी बना सकते हो, NaCl का भी बना सकते हो, KCl का भी बना सकते हो।
तो इस क्वेश्चन में हमारे दोनों ऑप्शन सही है, केबीआर और केसीएल दोनों करेक्ट है बेटा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे केबीआर का भी बना सकते हैं और कॉमनली केबीआर यूज करते हैं, बट कहीं किसी बुक में आपको ये भी लिखा मिलेगा कि एनएबीआर भी यूज कर लेते हैं। तो ज्यादा बेटर ये है कि भाई हम ये याद रखो कि गैस सेल हमारी अल्कलाइड की बनेगी, और अगर मान लो क्वेश्चन आ गया भाई कि केबीआर और केसीएल दोनों दिए, तो फिर अपन केबीआर को प्रेफर कर देंगे, तो इसलिए आंसर दिया गया है। बट वहां पे देखा जाए तो दोनों ऑप्शन हमारे इक्वल ही है, कोई ऐसा विशेष इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ग्लोबर इज द, बताइए ग्लोबर हमारा रहता है भाई, अपन जानते अच्छे से, हमने आपको ट्रिक भी बताया, आईआर के सोर्स का अच्छे से याद रखना है साहब। हमारा न्यू जिम ट्रेनर मैंने आपको बताया। ठीक है, यहां से नर्स ग्लावर होता है भाई, अपना ट्रियम जर्कुयम इर्बियम, ये मेटल ऑक्साइड्स का रेशो रहता है। ये ग्लोबर सोर्स होता है साहब, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड रॉड होता है, इनकैंडेसेंट लैंप होता है, आपका मरकरी आर्क होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। ठीक है, तो इनकैंडेसेंट लैंप में तो अपन नाइक्रोम वायर को यूज कर लेते हैं। तो ये ग्लोबर जो होता है बेटा सोर्स है, क्या है आपका सोर्स होता है आईआर का। ठीक है, आईआर का सोर्स होता है। तो यहाँ पे देखो डिटेक्टर तो होगा नहीं आंसर बेटा। ठीक है, अब आएगा आपका भाई यहाँ पे जो सोर्स ऑफ द लाइट, यहाँ पे सीधा सीधा सी आंसर हो जाएगा। और सोर्स ऑफ द रेडिएशन इन एनएमआर, एनएमआर में हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं, तो वहां पे रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर रहता है आपका, तो यह आंसर हो जाएगा। डिटेक्टर अगर कोई आईआर के पूछता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, आपको ट्रिक भी मैंने बता रखा है, गोल बॉल प्यारी थी भाई, याद रखिए इससे। थर्मिस्टर हो गया, पायरो इलेक्ट्रिक हो गया, बोलोमीटर हो गया, ग्लोली सेल हो गया, और थर्मोकपल हो गया। ठीक है, अगर आपसे यूवी के डिटेक्टर्स पूछे जाते हैं तो याद रखना फोटो खिंच जाती है, पीईटी पीएमटी, और आपका क्या होता है फोटो वोल्टेक सेल, इसी को कहते हैं बैरियर लेयर। ये हमारे किसके थे डिटेक्टर साहब, यूवी के डिटेक्टर होते थे। तो ये डिटेक्टर और सोर्स पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप समय निकालो कभी तो एक बार जितनी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है आप बैठ जाना ब्लैंक पेपर लेके, और उसमें लिखने लगना कि भाई हमको ये सोर्सेस सबके लिखना है, हमको सबके डिटेक्टर्स लिखने हैं। तो आप देखना एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आपको इस पार्ट के जरूर मिलेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब आता है भाई यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द n+1 रूल व्हाट विल बी द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द सिग्नल इन द प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ द 1,1 डाइब्रोमोमेथेन 1,1 डाइब्रोमो एथेन। तो इसमें ये जीपैट का क्वेश्चन था बेटा 2022 में, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारी जो स्प्लिटिंग होती है एनएमआर में, स्पिन स्प्रिंग कपलिंग होती है, जो अपना पड़ोसी कार्बन होता है नेवर्स में जो कार्बन रहता है, उसमें जो हाइड्रोजन नंबर होते हैं वो हमारा एन का नंबर होता है। उसी आधार पर अपन n+1 रूल से क्या निकालते हैं, स्प्लिटिंग निकालते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है और इसमें कितने एनएमआर सिग्नल है। किसी चीज में एक ही एनएमआर सिग्नल आ रहा है बेटा, उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं हो, क्योंकि एक ही टाइप के प्रोटॉन है। दो एनएमआर सिग्नल आ रहे हैं तो स्प्लिटिंग मिल सकता है, क्योंकि दो टाइप के प्रोटॉन रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये एथेन बना लेना है सबसे पहले, तो आपने देखा एथेन बनाया। अब क्या लिखा है 1,1 डाइब्रोमो। ठीक है, एक आपका यहाँ पे भी ब्रोमो प्रेजेंट है भाई। ठीक है, 1,1 डाइब्रोमो है। ठीक है, तो ये 1,1 डाइब्रोमो हो गया। बाकी आप हाइड्रोजन से यहाँ पे वैलेंसी सैचुरेट कर दीजिए भाई, ये आपका बन गया। इसमें अगर कोई पूछेगा कितने एनएमआर के सिग्नल होंगे, तो आपके एनएमआर के सिग्नल बेटा ये हमारे अलग प्रोटॉन ही हमारे यहाँ पे 2 एनएमआर के सिग्नल आएंगे। अगर कोई पूछता है कि इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, तो इसके पड़ोस में कार्बन पे कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू इसके लिए 3 हो जाएगी बेटा। n+1 रखोगे तो यहाँ पे क्वाड्रेट आ जाएगा, क्या आएगा भाई अपना क्वाड्रेट आ जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले कार्बन का निकालना है तो यहाँ पे कितना है भाई 1 है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 है, n+1 रूल लगाओगे आप 2 आएगा, तो ये डबलेट हो जाएगा। तो जो इसमें स्प्लिटिंग देखने को मिलेगी हमको क्वाड्रेट और डबलेट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन है क्या, तो ट्रिपलेट तो कहीं देखने को मिल नहीं रही हम, तो ये अलग हो जाएगा अपना, क्वाड्रेट और डबलेट एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल को किसी ने पूछा कि क्वाड्रेट कौन सा होता है, तो CH वाला क्वाड्रेट होता है और CH3 वाला बेटा डबलेट होता है। तो ये भी अपन को पूछ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो n+1 रूल दुनिया का सबसे सरल रूल है, बस इसमें याद ये रखना है कि भाई कम से कम n+1 रूल वहीं लगाना जहां पे एनएमआर के सिग्नल 1 से ज्यादा आए भाई, तभी तो टाइप ऑफ प्रोटॉन वहां अलग अलग है। अगर मान लो एक ही टाइप के प्रोटॉन है तो कोई आपका उसमें नहीं होगा। जैसे किसी ने बेंजीन में बताओ, तो बेटा बेंजीन में सब प्रोटॉन एक से हैं, मेथेन में सब प्रोटॉन एक से हैं, तो यहाँ पे पड़ोस में कोई है ही नहीं भाई दूसरा प्रोटॉन, तो वहां पे आपका सिंगलेट आता है। इनका कई बार रेशो भी पूछ लेते हैं, जैसे क्वाड्रेट में जो हाइट्स रहेंगे उसके रेशो कितने रहेंगे, 1:3:1 रहेगा प्रिंसिपल ट्रायंगल से। डबलेट में क्या रहेगा, 1:2 रहेगा। ट्रिपलेट में क्या रहता है, 1:1 रहता है। तो ये चीज एग्जाम में पूछी जाती है, एक नंबर ऑफ सिग्नल, और उससे आगे अगर कोई पूछेगा तो ये स्प्लिटिंग पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग न्यूक्लियाई
कैन शो द एनएमआर स्पेक्ट्रम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि एनएमआर कौन सा एक्टिव होता है। देखो दो तीन चीजें होती है कि आपका हर न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होता बेटा। हमारे लिए कंडीशन है यार, आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर ये दोनों इवन इवन दिख रहे हैं हमको, अगर हमको ये इवन इवन दिख जाते हैं तो इसका मतलब स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो जाता है और ये कंपाउंड एनएमआर इनएक्टिव हो जाता है। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोटॉन रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है। अब अगर इसके अलावा और क्या हो सकता है भाई, हम मान लो इवन इवन नहीं है तो या तो दोनों क्या हो सकते हैं भाई, ऑड ऑड है। ठीक है। अगर ये ऑड रहेंगे तो आई की वैल्यू बेटा 1 2 3 में आती है। इसको बोसॉन टाइप का न्यूक्लियाई हम बोल देते हैं। और क्या हो सकता है बेटा, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन बचा है, क्रॉस हो सकता है। अगर ये ऑड रहेगा साहब तो ये इवन हो जाएगा, ये इवन होगा साहब तो ये ऑड हो जाएगा। भाई अगर हम याद करने की बात करें तो यहाँ का आई का वैल्यू सबसे फ्रैक्शन में आता है, इसको फर्मियोन कहते हैं। सबसे फेवरेबल अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज करते हैं तो इसी को करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब मान लो आपको यहाँ पे ध्यान भूल जाते हो तो बेटा ये बताओ, ये इवन इवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो क्या होगा इसके अलावा, या तो दोनों ऑड हो जाएंगे या इवन ऑड होंगे, यही तो होगा ना। और बच्चा यहाँ याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, आपका एटॉमिक मास होता है। जैसे भाई कार्बन लिखा है यहाँ पे और ये 12 लिखा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अपने 12 माइनस 6 निकालोगे, प्रोटॉन हमारा नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है ना, प्रोटॉन एटॉमिक वेट दोनों का सम होता है। तो अब जैसे सिलिकॉन निकाला, भाई सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का नंबर तो भाई 14 हो गया। अब 28 माइनस 14 किया तो न्यूट्रॉन का नंबर भी 14 हो गया, मतलब इनका तो काम तमाम हो गया। ये इवन इवन वाले हो गए। ऑक्सीजन का 8 होता है बेटा, तो प्रोटॉन का नंबर आपका 8 हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे 8 माइनस 16 करोगे तो फिर आपका न्यूट्रॉन का नंबर भी यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये भी हमारे पिक्चर से हट गया। अब कार्बन देखिए, कार्बन का 6 होता है। कार्बन में यहां देखा हमने, ठीक है, कार्बन का क्या होता है, 6 होता है भाई। तो अब यहाँ पे देखोगे प्रोटॉन का नंबर 6 हो गया, न्यूट्रॉन का नंबर कितना हो गया भाई, 8 हो गया। ये भी चला गया पिक्चर से। अब आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में प्रोटॉन का नंबर कितना है, 7 है, न्यूट्रॉन का नंबर 7 है, दोनों ऑड ऑड नंबर होते हैं, ये इस केस में आ जाएगा और ये होगा हमारा एनएमआर एक्टिव अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में मैं एक वो बात बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो बेटा यहां स्पेक्ट्रम लिखा है, स्पेक्ट्रम और एनएमआर एक्टिव में अंतर होता है, मैं बताऊं। चलो आंसर हो जाएगा क्योंकि कोई और है नहीं इसमें। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये डला होता ना आपका, ये वाला ऑप्शन हो, भले आपका ये नाइट्रोजन वाला बैठा रहता, ठीक है, ये नाइट्रोजन भी रहता, ये दोनों एनएमआर एक्टिव हो जाती, ये भी एक्टिव ये भी एक्टिव। फिर क्योंकि स्पेक्ट्रम पूछ रहे हो ना, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसको यूज करोगे आप ये पूछ रहे हो, तो फिर हमारा आ जाता है प्रोटॉन वाला आंसर, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन का नंबर 0 और प्रोटॉन का नंबर 1, मतलब इवन ऑड वाला केस स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन इसको लेते हैं। अब क्योंकि बेटा क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने आपको, ये अगर दे देते हैं तो ऑप्शन ये वाला, तो फिर वो बेस्ट ऑप्शन में जाता है। एक्टिव होना अलग चीज होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज होना अलग चीज होती है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम हमेशा 1/2 वाले को यूज करते हैं। जैसे अपना C13 हो गया, हमारा प्रोटॉन हो गया, यही एनएमआर करते नहीं अपन लोग, तो वो तो ऑप्शन में नहीं है तो हम भाई बच गए। ठीक है, और हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट लगाया था, जो सब पढ़ते थे वो अपन ने लगाया, आंसर पहुंच गए। बट अगर इसी क्वेश्चन में क्योंकि स्पेक्ट्रम लिखा था, ठीक है, तो अब स्पेक्ट्रम तो देखा जाए तो नाइट्रोजन 14 थोड़ी स्पेक्ट्रम वाला काम है उसका, वो एनएमआर एक्टिव है भाई। जब उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो प्रोटॉन रिस्पॉन्ड कर देंगे, कहानी इतनी है उसकी बस। ठीक है, उनको अपन यूज नहीं कर सकते स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्योंकि उनके जो स्पिन के ओरिएंटेशन होंगे ना, उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है। अपन उन्हीं को यूज कर सकते हैं जिनका केवल डायरेक्शन अलग हो, वैल्यू हमारी बराबर हो। जैसे +1/2 -1/2, यहां जाओगे 1 वाले में तो एक +1 दूसरा 0 ऊपर -1, उसको अपन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कभी भी स्पिन स्टेट निकालोगे एक फार्मूला होता है 2i+1, यहां से अगर आप इसकी निकालोगे 1 वाले की तो आएगा भैया 3 आ जाएगा। 3 स्पिन स्टेट रहेंगे, एक +1 रहेगी, एक 0 रहेगी, एक -1 रहेगी। इनका आपका जो वैल्यू है वो अलग अलग है। और 1/2 वाले की निकालोगे ना तुम, तो यहाँ पे आप रखोगे 2 इंटू 1/2 +1, यहाँ पे आएगा 2, मतलब आपका +1/2 रहेगा इस डायरेक्शन में, -1/2 रहेगा इस डायरेक्शन में। ये हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्योंकि देखो अपन कर रहे हैं डिस्कशन भाई, अपना उद्देश्य ये है कि हम चीजों को समझें। ठीक है,
आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां से हम अगला क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द केमिकल शिफ्ट रेंज फॉर द प्रोटॉन अटैच टू द एल्डिहाइड। भाई कई बार देखो दो चीजें होती है यहां पे, आपको जब हम आईआर पढ़ते हैं हमसे वेब नंबर पूछे जा सकते हैं। अभी लास्ट में अपन ने देखा भाई 2025 में उन्होंने लैम्डा मैक्स पूछ लिया हमसे, तो लैम्डा मैक्स तो याद करना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो हर ड्रग का अलग अलग होता है। यहाँ रेंजेस पूछ सकते हैं भाई, अपनी डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये जीपेट 20 में क्वेश्चन आया, उनने एल्डिहाइड का पूछा। एल्डिहाइड का अपन को वेब नंबर तो पता है कि 1700 होता है कार्बोनाइल का, ओएच का 3600 होता है, अमीन का 3500 होता है, सीएच का 3000 है, ट्रिपल बॉन्ड का 2200 है। ये सब हम आईआर, ऐसे हम केमिकल शिफ्ट को भी याद कर सकते हैं कि भाई जो बहुत कम वैल्यू वाले होते हैं ना 1 से 2 वाले, वो हमारे किसके होते हैं भाई, हमारे हाइड्रोकार्बन के होते हैं। अगर एल्डिहाइड और अगर एसिड की बात करो तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। अल्कोहल की वैल्यू जो होती है हमारी 4 के अराउंड होती है केमिकल शिफ्ट की, और बेंजीन की जो वैल्यू होती है वो 6 के अराउंड होती है। इतना आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर जाओगे तो आप आंसर पहुंच जाओगे, एल्डिहाइड और एसिड की ज्यादा होती है। मैंने यही याद कर रखा है, मैंने एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं की। मुझे पता है बेंजीन की 6 अराउंड होती है, एल्डिहाइड की 4-5 4 या 5 के अराउंड रहेगी, इसकी अल्कोहल की, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे देखो ये सिंपल तरीके से ऐसे याद कर लो, जितना मैं बता रहा हूं उसमें ये क्वेश्चन आप निकाल ले जाओगे एग्जाम में, दिक्कत नहीं आएगी। भाई जैसे आपका ये है सिग्नल वाला, ये 0.9, मतलब मैं ये मानता हूं ऐसा वाला कोई प्रोटॉन है तो चलो इसकी 1.2, ठीक है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला हो जाता तो और आ जाता है, 2 तक पहुंच जाती है, मतलब मुझे पता है कि ये वाले 2 तक होते हैं, ठीक है। अब किसी ने कहा एल्कोहल का, तो एल्कोहल में जो है उसकी वैल्यू भाई आपकी 4 से 5 तक हो सकती है। बेंजीन वाले की हम याद करके रखे हैं कि बेंजीन में C6H6 होता है ना, तो 6 से मैंने 6 को याद कर रखा है, ठीक है। अब आता है एल्डिहाइड और हमारे एसिड, इन लोग की थोड़ी ज्यादा होती है भाई, आप 8, 9, 10 बोल सकते हो, ऐसा इनको याद कर लो। इतने में आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। देख लिया हमारा बी आंसर करेक्ट हो गया, तो ये देखिए आपका इतना है, ठीक है। ये आपका डबल बॉन्ड के साथ रहेगा, ठीक है, तो अलग है, बेंजीन के साथ 6 होता है। तो इस तरीके से आप इनको याद करके कर सकते। यहाँ पे जीपेड मंत्रा बुक है बेटा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको अवेलेबल है, उनको देख के अपन काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर द प्रोटॉन इन 7.05 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। भाई इसमें आपको कैलकुलेशन है, सीधा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। उन्होंने पूछा न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछा है प्रोटॉन का, और मैग्नेटिक फील्ड आपको दे रखा है 7.05 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा एक्चुअल में। यहाँ पे पता क्या है, वैल्यू बस पूछ रहा है कि कितने पे तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट होता है। भाई कोई न्यूमेरिकल नहीं है ये, 300 मेगाहर्ट्ज अपन यूज करते हैं, सबसे कॉमन है, 300 मेगाहर्ट्ज पे यूज करते हैं। अब न्यूमेरिकल होता तो कुछ और देते बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक वैल्यू से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें आपका सिंपल सा है, ये 300 पर ऑपरेट होगा, तुम कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आंसर है सीधा सीधा 300 है, ये आप निकालोगे। ये गायरोमैग्नेटिक रेशो दिया नहीं इन्होंने क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में देना चाहिए था इनको। भाई आपको जैसे मान लो लॉग की वैल्यू सॉल्व कराओगे तो भाई आपको देना पड़ेगा ना गायरोमैग्नेटिक, लैम्ब्रोर इक्वेशन तो दे दिया इन्होंने भाई आपके लिए, लैम्ब्रोर इक्वेशन से निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो गायरोमैग्नेटिक रेशो नहीं दिया ना आपको, तो कैसे कैलकुलेट करता बच्चा भाई, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशो देना चाहिए, तो ऑब्वियसली जो हमारा यूज करते हैं बहुत कॉमनली वो क्या होता है, 300 मेगा हर्ट्ज होता है, क्योंकि गायरोमैग्नेटिक रेशो ये चीजें बदलेंगी नहीं भाई। अगर आपने 7 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, गायरोमैग्नेटिक रेशो जो दिया गया वो है आपका फिक्स रहता है, पाई की वैल्यू फिक्स है, आपको लैम्ब्रोर इक्वेशन से क्या कर देना था, सॉल्व कर देना था, बस ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया गया, विच अमंग द फॉलोइंग रूल्स अबाउट स्पिन स्पिन कपलिंग एंड बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी आर करेक्ट रिगार्ड एनएमआर। वही बेटा जो अपन ने किया था ना N+1 रूल वाला, कि पड़ोसी प्रोटॉन का इफेक्ट होता है, वही देखना है भाई। कपलिंग कांस्टेंट रेयरली एक्सीड 20 साइकिल पर सेकंड व्हेन केमिकल शिफ्ट आर ओवर 1000 सीपीएस। अच्छा यहाँ पता क्या सोचता है इस क्वेश्चन में कि सर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू तो 10 होती है, बेटा वो डेल्टा वैल्यू है आपके, भाई जो हम 1 से 10 या 0 से 10 बोलते हैं वो डेल्टा है बेटा, उसका यूनिट ppm है। यहाँ पे क्या लिखा है, साइकिल पर सेकेंड लिखा है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी का रेशो ही तो केमिकल शिफ्ट होता है। तो ये जो ए ऑप्शन है हमारा एकदम करेक्ट है भाई, इसमें कोई समस्या नहीं है। कपलिंग कांस्टेंट कभी 20 साइकिल पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होता है, जो हमारा कपलिंग कांस्टेंट होता है। जो जब स्पिन स्पिन कपलिंग होती है तो उसको जो डिटरमाइन
होता है वो हमारा कपलिंग कांस्टेंट होता है। ये कपलिंग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। केमिकल शिफ्ट जो होती है ये 1000 साइकिल पर सेकेंड से ज्यादा हो सकती है। स्पिन स्पिन इंटरेक्शन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड फील्ड। बेटा अप्लाइड फील्ड पे डिपेंड नहीं करते, ये जो आपका नेबर्स प्रोटॉन है उस पर डिपेंड करती है, गलत है। कपलिंग कांस्टेंट इंक्रीज विद द डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है कि डिस्टेंस के साथ ये बढ़ जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट जो आपके न्यूक्लियाई विद अदर सोडा इंटरेक्शन, इक्विवेलेंट न्यूक्लियाई कभी नहीं करते बेटा, अगर वो डिफरेंट है तभी वो कपलिंग करेंगे। तो हमारा ए ऑप्शन ही इसमें करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखें कपलिंग कांस्टेंट को जे से डिनोट करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आया भाई, कौन सा स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई है, मतलब आपसे उन्होंने पूछा एनएमआर एक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में ये, एनएमआर एक्टिव कौन है। देखते चलो भैया, यहाँ पर देखिए ये 1 एटॉमिक नंबर है, ये 1 है, इसका 6 होता है। इनमें से बताना है कौन से एक्टिव है। देखो हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो इसमें 0 है, प्रोटॉन 1 है, इसमें निकालोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा 6 है, मतलब ये वाला एक्टिव नहीं है, तो ये आंसर हो नहीं सकता भाई। इसको देखिए ध्यान से, इसमें ये तो है एक्टिव हमारा, अब ये 612 वाला ही है आपका इनएक्टिव, ऊपर ही दिखा था, तो नहीं होगा। फ्लोरीन आपका एक्टिव हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इसमें 9 हो गए और न्यूट्रॉन 10, ये हो सकता है, लेकिन अब ये नहीं है। इसमें देखो ये हमारा एक्टिव है C13, देखिए सबसे ज्यादा इसी को तो यूज करते हैं, प्रोटॉन और C13। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो आएंगे आपके 7 आ जाएंगे, प्रोटॉन 6 रहेंगे, ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा बेटा। अपन को देखना है तीनों होना चाहिए, तो सी आंसर हमारा एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सी आंसर आपका एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर भाई अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ द नेबरिंग प्रोटॉन टेल्स अबाउट, क्या कहते हैं भाई, ये अब भी पढ़ा अपन ने। एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है इन्वायरमेंट ऑफ द एब्जॉर्बिंग प्रोटॉन विथ रिस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट ऑफ नेबरिंग प्रोटॉन, मतलब आपके एक प्रोटॉन जो है उनका दूसरे पर इफेक्ट आ रहा है, उसको क्या कहते हैं साहब, N+1 रूल कहते हैं, उसको स्पिन स्पिन कपलिंग कहते हैं अपन, उसको हम स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स भी बोलते हैं, उसको हम मल्टीप्लिसिटी भी बोल सकते हैं। उसके अगर हमको हाइट का रेशो निकालना है तो पास्कल ट्रायंगल लगा देते हैं। ये देखिए नंबर ऑफ सिग्नल तो क्या होते हैं भाई, सेट होता है, सेट ऑफ द इक्विवेलेंट प्रोटॉन, कितने सेट है वो सिग्नल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सिग्नल कहलाते हैं भाई। इंटेंसिटी जो आ रही है डिफरेंट सिग्नल विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस मटेरियल टीएमएस, उसको अपन केमिकल शिफ्ट कह देते हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल भी हमारा क्या कहलाता है साहब, टीएमएस के रिस्पेक्ट में केमिकल शिफ्ट कहलाता है। अपन जानते हैं ना जितनी कम केमिकल शिफ्ट होगा उतना अच्छा वो क्या होगा, अपफील्ड होगा, हाईलीड सिल्ड हो जाता है। जितना ज्यादा केमिकल शिफ्ट का वैल्यू बढ़ता चला जाता है वो डीसिल्ड हो जाता है, डाउन फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पे तो आपको क्योंकि इफेक्ट है भाई प्रोटॉन का नेबर्स प्रोटॉन पे, तो उसको क्या कहोगे साहब, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहोगे। इसके लिए जो रूल होता है वो कौन सा होता है, N+1 हमारा रूल रहता है, ध्यान रखना चाहिए, पास्कल ट्रायंगल का रूल है, ध्यान रखेंगे। 1 स्केल टू पोजीशन ऑफ टीएनएस, भाई अब भी बात कर रहे हैं अपन उसकी कि भाई आपका यहाँ पे पूछ रहा है कोई 1 स्केल टू पोजीशन ऑफ टीएमएस सिग्नल। टीएमएस भैया एनएमआर का भगवान है, एनएमआर का रेफरेंस मटेरियल होता है, टीएमएस हमारे एनएमआर का रेफरेंस मटेरियल होता है। इसकी डेल्टा की वैल्यू 0 होती है बेटा, इसी के रिस्पेक्ट में हम दूसरों की पोजीशन निकालते हैं कि भैया इनकी केमिकल शिफ्ट इतनी आई। तो इसमें वो पूछ रहा है कि टीएमएस सिग्नल में डेल्टा वैल्यू 0 होता है, दुनिया का सबसे हाईली सील्डेड होता है, ठीक है, क्योंकि जो सिलिकॉन होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता। जिसके ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का आशीर्वाद होगा वो उतना ज्यादा क्या होता है, सील्डेड होता है। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन खिंच जाएंगे, डीसील्डिंग हो जाती है। तो यहाँ पे जो होगा भाई आपका यहाँ पे डेल्टा वैल्यू क्या आता है, उसका 0 आता है। और केमिकल शिफ्ट को हमेशा याद रखना, उसका यूनिट नहीं होता, वो तो फ्रिक्वेंसी आपका फ्रिक्वेंसी का रेशो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करते हो पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 1/10⁶ के फॉर्म में उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं, ये याद रखना है अच्छे से। तो यहाँ तो टीएमएस, टीएमएस हमेशा यूज किया जाएगा, रेफरेंस मटेरियल हमको 1-2 ड्रॉप उसको ऐड करना पड़ते हैं सॉल्वेंट में टीएमएस के। और टीएमएस जो होता है वो केवल हमारा याद रखना नॉन एक्वस कंडीशंस में यूज होता है, एक्वस कंडीशन के लिए आपको डीएसएस का यूज करना पड़ता है, सिलापेंटेन का आपको यूज करना पड़ता है। ये दोनों पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में,
ठीक है, ध्यान रखना है इसको अच्छे से भाई। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। ये जीपेट 2011 का क्वेश्चन है। एलिफेटिक प्रोटॉन हैव केमिकल शिफ्ट वैल्यू, आपका बताओ कैसे हो सकता है बेटा, अभी अपन ने देखा था ये तो पॉसिबल ही नहीं है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू 7 से ज्यादा नहीं होती। स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ द प्रोटॉन इज 1, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बेटा ये होता है, अपन ने पढ़ा इसमें एन का वैल्यू 0 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है, इवन ऑड का केस है, आई की वैल्यू तो बेटा इसको 1/2 होती है, तो ये भी हमारे पिक्चर से हट गए। ठीक है, केमिकल शिफ्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक एनवायरमेंट प्रोटॉन, ये फिर भी हो सकता है। अब आता है यहाँ पे विसिनल कपलिंग कांस्टेंट इज ऑलवेज हायर देन द जर्मिनल कपलिंग, तो ये दो ऑप्शन है यहाँ पे, तो ये जो उल्ट लिखा हुआ है विसिनल कपलिंग कांस्टेंट ऑलवेज हायर देन द जर्मिनल कपलिंग कांस्टेंट, ये हमारा सही नहीं है। केमिकल शिफ्ट हमारे केमिकल एनवायरमेंट को पता है, यहां जो आंसर होगा वो हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है भाई, और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि ऑलवेज लिख के इन्होंने डिस्टर्बेंस कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। विसिनल कपलिंग जो होती है, जर्मिनल कपलिंग मतलब एक ही कार्बन पे जो प्रोटॉन होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस जो होता है, विसिनल मतलब अलग अलग कार्बन। ठीक है, तो ये रहता है इसमें, ध्यान रखिए भाई। सॉल्वेंट एनएमआर में कौन सा यूज करोगे बताओ, ऐसा सॉल्वेंट लो बेटा जिसमें हाइड्रोजन ना हो, प्रोटॉन ना हो, तो ज्यादा अच्छा है, वरना अगर आप सॉल्वेंट प्रोटॉन वाला लोगे तो उसका सिग्नल आ जाएगा। अब देख लेते हैं अपन यहाँ पे, देखिए सबसे पहले क्लोरोफॉर्म दिया गया है इन्होंने, इसमें CH Cl3 है बेटा, प्रोटॉन बैठा हुआ है। एसीटोन में देखो प्रोटॉन बैठे हुए हैं, दो दो प्रोटॉन बैठे हैं साहब, ये नहीं ले पाएंगे, इसका भी सिग्नल आएगा एनएमआर में, इसका भी एक सिग्नल इसका, तो फिर तुम्हारे ड्रग का सिग्नल कैसे पहचानोगे तुम। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसको ले सकते हो, इसमें कोई प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, मेथनॉल है, इसमें बेटा दो सिग्नल हमें एनएमआर के मिल जाएंगे, तो हम इसको भी यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे, इसको भी यूज नहीं करेंगे। हमारा आंसर होगा सी। किसी ने पूछा जबरदस्ती कर रहा, बच्चों के जैसे जिद कर दिया कि साहब हमको खिलौना दिलाओ, आप तो हमें तो यही यूज करना है, तो फिर हम कहेंगे भैया इनका ड्यूटिनेशन करो, क्या करो, इनका ड्यूटिनेशन करो, ड्यूटिनेटेड क्लोरोफॉर्म ले आओ, ड्यूटिनेटेड एसीटोन ले आओ, ड्यूटिनेटेड मेथनॉल ले आओ, काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, हमारा सी आंसर हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अबाउट द प्रोटॉन जनरेटेड एज अ सेकेंडरी मैग्नेटिक फील्ड विच अपोज टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोटॉन देन सेड टू बी, इसको क्या कहते हैं बताओ भाई। भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, आप होता क्या है देखो, एनएमआर में सबसे पहला मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा ये होता है भाई, जो हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड कौन होता है भाई, हमारा जो न्यूक्लियाई है, स्पिन मैग्नेट जो स्मॉल मैग्नेट, उसका मैग्नेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये इलेक्ट्रॉन भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, और वो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, उसको कहा जाता है डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। भाई हम अगर एनएमआर को देखें ना, बच्चा पता है जब हम पढ़ते थे ना एनएमआर, तो हम बहुत कंफ्यूज होते कि कितने मैग्नेटिक फील्ड है इसमें। एक तो हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो हमने लगा दिया भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हमारे न्यूक्लियाई का है भाई, ये न्यूक्लियाई उसी डायरेक्शन में लाइन हो गया, हमने एनर्जी दे दी, वो अपोजिट हो गया, ये हो गया भाई हमारा। अब तीसरा मैग्नेटिक फील्ड पता कौन सा आता है, जो न्यूक्लियाई के ऊपर हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो भी एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको कहा जाता है बेटा डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी कहते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है, शील्डिंग होता है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये इसका डायरेक्शन अपोजिट है बेटा, ये तीर यहां चल रहा है, ये तीर यहां चल रहा है, अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा, शील्डिंग कहलाएगा। भाई हमको कोई मार रहा है, मैंने ऐसे कर दिया, ये शील्डिंग हो जाता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड आता है, वो क्या कर देता है बेटा, शील्डिंग करता है। इसलिए तो अगर मान लो, अगर अच्छा आपके इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हाई है, तो बहुत शील्डिंग होती है बेटा, क्योंकि वो अपोज करते हैं, डायामैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी रखते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिए, तो डी शील्डिंग होती चली जाती है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा भाई। और ये पूछते हैं क्वेश्चन भाई कि ये क्या है, तो ध्यान रखना साहब, तीन मैग्नेटिक फील्ड की लड़ाई झगड़े हैं इसमें हमारे। ठीक है, तो ये छोटा मोटा रोल रहता है, शील्डिंग करता है हमारा भाई वो। ठीक है, अब आता है मेथड ऑफ एक्सप्लेन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, बताओ कैसे करोगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछ रहा है भाई आपसे वो, तो कितना इजी क्वेश्चन है भाई, आप बताइए साइकिल पर सेकेंड अपना किसका होता है, हमारे फ्रिक्वेंसी का होगा। ठीक है, डेबिस यूनिट किसका होता है, डायपोल मोमेंट का होता है। ठीक है, डायप्टर हमारे लेंस की पावर होती है, तो यहाँ पे ग्लासेस आ जाएगा, टेस्ला आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमारे एनएमआर में जो इक्वेशन यूज होता है वो आपका बिल्कुल इजी इक्वेशन होता है भाई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है और ओमेगा इज इक्वल टू गायरोमैग्नेटिक रेशो H0 होता है। इन दोनों को इक्वल कर दोगे ना तो आपको दिक्कत नहीं है, याद मत करना इस इक्वेशन को लैम्ब्डा इक्वेशन कहा जाता है भाई। ये गामा H0 हो जाएगा, यहां से फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो गामा डिवाइडेड बाय गायरोमैग्नेटिक रेशो है ये H0, इसी से आपको कहते हैं लैम्ब्डा इक्वेशन। और इसमें कहा गया है कि जो हमारी जो प्रेसिजनल फ्रीक्वेंसी होती है और जब हमारी रेडियो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाती है तभी उस समय पे 100% रेडियो वेव्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं और ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और हमारे न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन क्या हो जाता है बेटा, चेंज हो जाता है। न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन हमारा चेंज हो जाता है, ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। न्यूक्लियाई का स्पिन ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। केमिकल शिफ्ट को कैसे एक्सप्रेस करोगे बेटा, अभी बात की थी अपन ने कि हमारा केमिकल शिफ्ट का बेटा रेशो होता है। किस किस का रेशो होता है भाई, हमारे रेफरेंस और सैंपल का जो फ्रीक्वेंसी है वो, और जो हमने इंस्ट्रूमेंट में मेगाहर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी लगाया है उसको हमेशा पीपीएम में करोगे। देखो फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज से हर्ट्ज कैंसिल हो जाएगा, वैसे इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इसको क्योंकि 1/मेगा लिखा है, 1/10⁶ है ना यहाँ पे भाई, ये हर्ट्ज है और ये मेगा हर्ट्ज है, तो इसी को अपन कैसे लिखते हैं, पीपीएम के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। पीपीएम कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूनिट है बेटा, ये जब कम कंसंट्रेशन होता है तो उसको एक्सप्रेस करने का मेथड होता है केवल। तो यहाँ पे जो आंसर होगा हमारा सी आंसर एकदम परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कलरफुल बेटा ये पैकेज बुक्स हैं, इनको आप चाहे पढ़ के इजीली आप बहुत आसानी से चीजों को कवर कर सकते हो, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार प्लस कर्व एसोसिएट विद द विच स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेटा कार प्लस कर्व जो होता है हमारा, जो एसोसिएट होता है एनएमआर से, अपन को उसको पढ़ना नहीं है ज्यादा कि कार प्लस कर्व क्या होता है क्या नहीं करता। आप याद रखो सीधा, जैसे मैजिक एंगल पूछे कोई आपसे तो वो 53 वाला कुछ होता है। सबसे आरपीएम पूछा उसने कि भैया सैंपल कितने से रोटेट करता है, तो रोचे फ्राइवलेटर के जैसे 25 आरपीएम पे करता है। ऐसे ये कार प्लस कर्व का नाम याद रखिए, ठीक है। कल को पूछेगा पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप बता सकते हो भाई कार प्लस कर्व जो होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कपलिंग कांस्टेंट के रिलेटेड करता है, ठीक है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन विस्लन कपलिंग कांस्टेंट, ठीक है। और आपको ये एक एंगल होता है उसको ये कोरिलेट कर देता है, मतलब कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड होता है। विच टाइप ऑफ द न्यूक्लियर विल गिव द एनएमआर स्पेक्ट्रा। फिर आ गया क्वेश्चन भाई, एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन सा देगा, देख लेते हैं अपन भाई। देखो कई बार क्या होता है, देखो सबसे करेक्ट मेथड क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसके आधार पर चलोगे बेटा सबसे करेक्ट रहेगा। कुछ बुक वाले या कुछ टीचर लोग क्या बताते हैं कि आपका नंबर जो एटॉमिक मास है अगर ये ऑड होगा तो वो एक्टिव होगा, ऐसा वो लोग बोल देते हैं, तो वो सही बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई जगह उनको दिक्कत आ जाती है, अभी बताऊंगा। जैसे ये ऑड मास नंबर दिया तो ये हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इवन मास नंबर वाला नहीं होगा, ठीक है। ऑड है और इवन मास नंबर ये नहीं होगा, नन ऑफ द। देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो ए आ जाएगा, लेकिन अगर तुम ऑड और इवन मास नंबर के कॉन्सेप्ट में जाओगे तो कई बार दिक्कत में आ जाओगे। जैसे मैं बताता हूं एग्जांपल, ये नाइट्रोजन है भाई, इसका मास नंबर क्या है, इवन है, इसका मास नंबर इवन है और ये तो एनएमआर एक्टिव है, ठीक है। यहां क्या जवाब दोगे फिर बताओ, इसका ऑड नहीं है, बी ऑप्शन देख लो, इवन मास नंबर है, एनएमआर एक्टिव हो गया, फिर क्या करोगे तुम भाई। तो ये चीज इसलिए हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, 7 ये जो होगा एनएमआर एक्टिव है हमारा, ठीक है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी पे बोल सकते हैं कि भाई अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा दे रहा है, ऑड मास नंबर है तो अच्छा रहेगा, लेकिन उसका मैंने एक्सेप्शन आपके सामने लिख दिया। तो अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करोगे, ऑड मास नंबर बोलोगे तो ये इवन वाला तो है, घर में नाइट्रोजन वाला आ जाएगा, कहेगा भैया हमारा इवन तो है। कभी भी याद रखना, अगर एनएमआर स्पेक्ट्रा का एक्टिव इनएक्टिव बताना है तो इसके साथ आपको प्रोटॉन को लिखना पड़ेगा भाई, तब आंसर दे सकते हो। तो इसके आधार पे हम नहीं बता सकते कि एक्टिव इनएक्टिव है, समझ गए। और लेकिन जो दूसरे लोग बोलते हैं, ठीक है, कई लोग उसको पूरा तरीके से नहीं बताते, वो बोल देते हैं कि ऑड मास नंबर वाला क्या होता है, एक्टिव होता है। तो ऐसे लोगों का आंसर तो ए हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो अगर सही कॉन्सेप्ट जानता होगा, जो नाइट्रोजन को देखेगा एक बार कि नाइट्रोजन है सर इसमें तो आपका इवन है और ये एक्टिव है, तो फिर सर हम कैसे ये आंसर लगा देंगे, तो फिर आप ये दोनों आंसर नहीं लगा सकते और यहां पे जो आंसर होगा वो अपना नन पे जाएगा। क्योंकि हमेशा याद रखना, स्पेक्ट्रा को अगर आपको बताना है, स्पेक्ट्रा को अगर आपको बताना है
तो इसमें आपको प्रोटॉन को भी रखना पड़ेगा और न्यूट्रॉन को भी रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमारी बात यहाँ पे किसकी होती है, अपनी जो बात होती है वो न्यूक्लियाई की होती है, और न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों रहते हैं भाई। तो एक आदमी कैसे डिसाइड कर देगा, ठीक है। और अगर आप इस पर जाते हो कि चलो हम ऑड मास नंबर बताते हैं सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन मास नंबर होता है, तो कई जगह देखो, अब जैसे ये वाला केस है भाई, इसमें 14 आ रहा है, आप क्या बताओगे आंसर, 14 वाले में। तो इसलिए अगर ऑड मास नंबर पे आप आंसर लगाओगे तो 14 आपके सामने एक्सेप्शन खड़ा हुआ है। तो नॉर्मली ऐसा है कि ज्यादातर में ऑड मास नंबर वाले सही हो जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया भाई, इसमें मास नंबर ऑड है, सही हो गया। अपना C13 है, मास नंबर ऑड है, सही हो गया। तो ऐसा है कि बहुत से सही हो जाते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि भाई आप न्यूट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी लेके चलो, तब एकदम आएगा। तो इसका आंसर जरूर यहाँ ए दिया गया है, लेकिन आंसर भाई मैं तो कहूंगा कि नन आएगा, हम निकाल ही नहीं सकते ना भाई, उसमें एक्सेप्शन आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है भाई बताइए। ये जो कपलिंग जो होती है डिस्टेंस बताता है बेटा, जो हमारी पीक्स होती है, जैसे मान लो ट्रिपलिंग, ये ट्रिपलेट आ गया ऐसी, तो ये जो डिस्टेंस रहती है सेंटर की, इसको कपलिंग कांस्टेंट ये बताता है। इसका यूनिट हर्ट्ज होता है भाई, ठीक है। और कपलिंग कांस्टेंट से रिलेटेड कर्व कौन सा होता है, कार प्लस कर्व होता है। तो ये आपका सी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमारा सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्प्लिटिंग इन एनएमआर सिग्नल ड्यू टू, बताइए हमारे एनएमआर में स्प्लिटिंग आती है, क्यों आती है बेटा, पड़ोसी का है भैया, पड़ोसी नजर मार रहा है प्रोटॉन पे, तो वो क्या होता है, ये ज्वेलसनेस है यार, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन से क्या करता है, ज्वेलस करता है भाई, वो अपना नहीं देखता, अपने गिरेबान में नहीं झांकता, दूसरे के गिरेबान में झांकता है, तो उसको कहते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये जैसे CH3 है, और यहाँ पे ये CH2 है, और ये Cl है, एनएमआर सिग्नल कितने आएंगे बेटा, इसमें 2 आएंगे। तो इसमें n की वैल्यू इसके लिए 3 और इसके लिए n की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा साहब अपना ट्रिपलेट, और ये हो जाएगा अपना क्वाड्रेट। इसी को कहते हैं तो प्रेजेंस ऑफ द नेबर्स प्रोटॉन, ठीक है। नेबर्स इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है बेटा, प्रेजेंस ऑफ द मेनी प्रोटॉन ऑफ सेम काइंड वाले नहीं भैया, डिफरेंट काइंड वाले होना चाहिए, तो एनएमआर सिग्नल है। सेम काइंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, नन आएगा नहीं, यहां पर आएगा ए आंसर। देखो जैसे CH3 है, इसमें किसी ने पूछा, सब एक ही टाइप के बेटा, इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ द नेबर्स प्रोटॉन को हमारा बताता है, लेकिन सेम के लिए नहीं, डिफरेंट होना चाहिए वो, ठीक है। या सेप लिख दिया बेटा तो थोड़ी ना होगा, वो तो एनएमआर सिग्नल फिर वन दे जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग होगा, तभी हमें वो देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे इन्वॉल्व डबल बॉन्ड इन गामा हाइड्रोजन, आपका ब्रेक डाउन होता है, बताइए किस में होता है भाई, हमारा जो मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट होता है उसमें अपना रीअरेंजमेंट आयंस बनते हैं, उसमें ऐसा होता है कि जैसे ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिख गया भाई, ये वाला ऐसा है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन, गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, ये मैंडेटरी है भाई, आपके गामा पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बीटा बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका एक डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड बनेगा, और एक हमारा इनॉल बन जाता है, तो ये कहलाता है अपना मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, मैक्लाफर्टी रीअरेंजमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं उसको भाई, मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट कहते हैं। उसमें बीटा बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, गामा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है, ठीक है, तो वो कहलाता है साहब मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट, ठीक है। तो मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट में याद रखना गामा हाइड्रोजन जरूरी है भाई, गामा हाइड्रोजन अपना यहाँ पे आ जाता है OH पे, तो इनॉल बन जाता है, यहाँ पे ये बीटा बॉन्ड ब्रेक होता है, तो अपना डबल बॉन्ड बन जाता है, इसको कहते हैं साहब मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट। और हमारा मैक्लाफर्टी अरेंजमेंट हमको कहाँ मिलता है, मास में मिलता है, ठीक है। इससे जो आयन बनता है उसको कहते हैं साहब रीअरेंजमेंट आयन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, भाई पोटेशियम डाइक्रोमेट कहता है साहब, हम जो कैलिब्रेशन में यूज होते हैं साहब यूवी विजिबल के, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन कहता है साहब, हम जो होते हैं IR में यूज किए जाते हैं। तो आपका केरोसिन कहता है भैया हम मास में यूज होते हैं, ठीक है। और टेट्रामेथाइलसिलिन कहता है साहब हम जो है ना NMR में यूज होते हैं, लेकिन नॉन एक्वस में, एक्वस के लिए DSS होता है। मिला लो, यहाँ पे फोर्थ का आपको दिया गया होगा S, फोर्थ का S कहाँ दिया गया, नहीं दिया कहीं, फोर्थ का यहाँ पे R दिया गया, ये दिया ना, फोर्थ का R दिया गया है। थर्ड का आपको दिया गया होगा साहब P दिया गया होगा, थर्ड का P कहाँ दिया है, थर्ड का P ये दिया है साहब, थर्ड का P दे दिया।
सेकंड का क्यू दिया गया होगा, यहाँ पे दिया गया है क्यू, बिल्कुल सही है भाई। और फर्स्ट का क्या दिया गया है, एस दिया गया है। हमारा डी आंसर एकदम निकल के आ गया हमारे सामने कि भैया हम ही हैं अच्छे ऑप्शन, बाकी सब ऑप्शन आपके अच्छे नहीं है, ठीक है। तो याद रखना है भाई। और अपनी जो वो मेथड होती है ना, कौन सी वाली, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की, मोहर्स मेथड, वहां पे अपना पोटेशियम क्रोमेट होता है इंडिकेटर, यहाँ डाइक्रोमेट होता है, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करके याद रखोगे आप, ठीक है। विच इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ अ पार्ट्स इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर, सबसे पहले क्या लगा रहेगा, देखो डिटेक्टर भैया लास्ट में रहते हैं, ठीक है। तो ये तो काट दो ऑप्शन भाई, इसमें डिटेक्टर ये आगे ले आए, डिटेक्टर इसमें आईआर में कौन से होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ट्यूब, सॉरी एनएमआर में डिटेक्टर कौन से, अरे मास में कौन से डिटेक्टर होते हैं भाई, मास का क्वेश्चन है, कहां जा रहे हो यार। मास, मास में फैराडे कफ, ठीक है, रहता है हमारा, ठीक है। आयन चैनल ट्रॉन रहता है उसमें हमारा, और रहता है इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ट्यूब, ये हमारे डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है। मास एनालाइजर होता है, एनालाइजर का नाम होता है साहब क्वाड्रापोल, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, ये हमारे एनालाइजर होते हैं। आयोनाइजेशन सोर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आयोनाइजेशन सोर्स आएगा, फिर हमारे आयंस दौड़ेंगे, उनको गाइड किया जाएगा, उसके बाद उनको एनालाइज करेंगे, और लास्ट में क्या होगा, डिटेक्टर पर जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ जो आंसर होगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई, ये एक्सेप्ट तो नहीं लिखा, यहाँ आंसर गलत दिया गया बेटा, सी आंसर अपना करेक्ट है। सबसे पहले आयोनाइजेशन सोर्स रहेगा हमारा, मास में ये वाला आंसर सही है। सबसे पहले क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है भाई हमारा, ठीक है। आयोनाइजेशन में कौन बनते हैं, पापाजी आयन बनते हैं, पेरेंट आयन बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर आयन बोलते हैं। इसका जितना भी मॉलिक्यूलर वेट होता है वही हमारे कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट होता है। फिर से उस पर इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया जाता है बेटा, फिर डाटा आयन बनते हैं हमारे, ठीक है। डाटा आयन, उसी को फ्रेगमेंट आयन बोलते हैं अपन। उन्हीं डाटा आयन में से एक बहुत ऊंचा जंप करता है ग्राफ में, 100% अपरेंस देता है बेटा, उसको क्या कहते हैं, बेस पीक कहते हैं, ठीक है। और उन आयंस को फिर एम अपॉन ई रेशियो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो सी आंसर भाई अपना एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस तरीके से हमारा पैटर्न चलता है। इसमें जो ग्राफ बनता है, इसके बीच बनता है रिलेटिव अबंडेंस वर्सेस एम अपॉन ई रेशो। तो रिलेटिव अबंडेंस रहता है यहाँ पे आपका, और एम अपॉन ई रहता है। जो सबसे ऊंचा जाता है बेटा, 100% अपरेंस देता है, उसको बेस पीक कहते हैं। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होता है वो मॉलिक्यूलर आयन होता है। लेकिन मान लो कई बार ऐसा आ गया, M+1 पीक आ गई, M+2 आ गई, तो इसका मतलब क्या है, ये बेटा आइसोटोप आयन को बताता है फिर कि भाई मॉलिक्यूलर वेट से ज्यादा आ रहा है, मतलब आइसोटोप वहां पे हो सकता है। तो ये थोड़े से देखो 3-4 क्वेश्चन मास के फेमस, मास से ज्यादा कुछ नहीं आता पता है, हम आपको बता दे रहे हैं बोर्ड पे मास से कितना आता है क्वेश्चन, उतने ही आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएगा, और जो उससे ज्यादा आएगा वो किसी पर नहीं बनेगा, ठीक है। देखो मास में सबसे पहले वो पूछेगा कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री से तुमको क्या पता चलता है, तो कहना है साहब हमको इससे मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं, ठीक है, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। वो पूछेगा मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कौन सा आयन रहता है, हमारा मॉलिक्यूलर आयन रहता है, पेरेंट आयन रहता है। स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए डाटा आयन है, फ्रेगमेंट आयन है, ये आपको ध्यान रखना कैसे होता है ये। तो इसमें कहना साहब हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट हो सकता है, केमिकल इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन हो सकता है, मैट्रिक्स लेजर डिजॉर्प्शन आयोनाइजेशन हो सकता है, ये हमारे आयोनाइजेशन है। सबसे पहले आयोनाइजेशन होगा तो अपना मॉलिक्यूलर आयन बन गया, उसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े हो जाते हैं, तो ये फ्रेगमेंट आयन को एम अपॉन ई रेशो के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लेते हैं, ये रहता है इसमें। इसमें ग्राफ बनता है हमारा, उसमें सबसे ऊंचा जो रहता है पीक उसको बेस पीक कहते हैं। ये सब चीजें ही पूछी जाती है इसमें। मैक्लाफर्टी रिएजमेंट होता है, उससे रिएजमेंट आयंस बनते भाई, ठीक है। तो ये एक मैंने शॉर्ट में बताया कि इन्हीं चीजों पे ज्यादा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आ गया बेटा, बताओ क्या होगा। बेसिक प्रिंसिपल देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कहता है भाई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चक्कर में पड़ते नहीं है, तो हमारे यहाँ ना एब्जॉर्बेंस मिलेगा ना ट्रांसमिशन मिलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पोजीशन इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इन मास स्पेक्ट्रम, ठीक है भाई, पोजीशन वोजीशन की तुम बात करोगे ना तो बेटा ये एनएमआर में बोला करो, वहां केमिकल शिफ्ट चलता है, ठीक है। तो ये एनएमआर में हो सकता है, मास स्पेक्ट्रम में आप नहीं बोल सकते। मेजर इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ये हो गया आपका भाई। आपका यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं दिया गया बेटा, फिर से देखो एक बार ऑप्शंस को, ठीक है। अगर आप देखो इसमें जैसा ऑप्शन दिख रहा है ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता बेटा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ लिखा ऑब्जर्वेशन पोजीशन इंटेंसिटी ऑफ द सिग्नल, ठीक है, ये मान सकते हैं कि भाई हमारी बेस पीक हो सकती है, ये हो सकता है,
एम अपॉन ई रेशो का ग्राफ बन सकता है। नीचे का देखो, मेजर इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन, बेटा एब्जॉर्प्शन लिखा है, ये आंसर ही नहीं होगा। मेजर द ऑपलेसेंस, ये भी नहीं होगा। ये सब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दी गई है, तो फिर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बी हो जाएगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन है ही नहीं। अगर मैं ये देख रहा था कि मान लो एक आधा ऑप्शन में नीचे लिखा होता कि आयोनाइजेशन और फ्रेगमेंटेशन है, तो फिर वो अपन आंसर लगाते। लेकिन भाई अब तुम प्रिंसिपल पूछ रहे हो, प्रिंसिपल दे ही नहीं रहे ऑप्शन में, बेटा इसमें कम से कम तुम्हें लिखना चाहिए आयोनाइजेशन फ्रेगमेंट। तुम ऑप्शन में क्या दे रहे हो, ग्राफ दे रहे हो। तो अब जो क्वेश्चन था उस हिसाब से देखो तो बी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं फिर तो, क्योंकि बाकी के ऑप्शन सही नहीं है हमारे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोप का, भैया ग्राउंड स्टेट से एक्साइड स्टेट में जाते हैं। यूवी का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। मास का क्या होता है भाई, मास का क्या होता है प्रिंसिपल, ये होता है प्रिंसिपल, मास का प्रिंसिपल होता है आयोनाइजेशन एंड फ्रेगमेंटेशन होता है। ठीक है, एनएमआर का क्या होता है, न्यूक्लियाई पलटी मारता है। ठीक है, एक्सरे में क्या होता है भाई, एक्सरे एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एमिशन भी हो सकता है, डिफ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, टर्बिडीन एप्टोमेट्री में स्कैटरिंग का प्रिंसिपल होता है। यहाँ पर दिया गया है, फिर से मैच करना है आपको, यहाँ दिया गया है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो कुछ पूछ रहे हैं आपसे, शायद डिटेक्टर पूछ रहे हैं। ठीक है, आईआर में तो गोल गोल प्यारी थी बेटा, तो ये बोलोमीटर आ गया। ठीक है, बस सबसे पहले फर्स्ट का क्यू देख लो, कहां दिया गया, फर्स्ट का क्यू बेटा इन दोनों में नहीं दिया, इनको हटा दो यहां से। ठीक है, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब मास का देखो, मास में हमने बात किया था फ्राडे कप यूज होता है, तो थर्ड का एस देखो, थर्ड का एस किस में दिया गया भाई, इसमें दे दिया इन्होंने, दोनों में ही दे दिया। अब यूबी का देख लो भाई, हमारा बैरियर लेयर, तो ये हो जाएगा सही। फोर्थ का पी किस में दिया, इसी में दिया, तो यही आंसर है। और एनएमआर में क्या होता है, फेज ट्रांजिशन डिटेक्टर फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी, तो सेकंड का आर हो जाएगा, हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है भाई, ये इजी क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए। अगर आप पूरी मेथड को रिवाइज करो, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो डिटेक्टर क्या होते हैं भाई, अपन ने कहा था ना, पीटी का एग्जाम होता है, पीएमटी का एग्जाम होता था, बैरियर लेयर, ये हो जाता था। ठीक है, आईआर में अपन को बताया गोल बॉल प्यारी थी। एनएमआर में रेडियो फ्रिक्वेंसी फेज ट्रांजिशन डिटेक्टर्स रहते हैं। आपका मास में क्या रहता है, फ्राडे कप होता है, चैनलट्रॉन होता है। ठीक है, और हमारा ईएमटी भी होता है, इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ट्यूब भी यूज कर लेते हो। तो ये आपको डिटेक्टर के नाम याद होना चाहिए सभी लोगों को। ठीक है, which type of ion is produced when a molecule is bombarded with a higher energy electron, बताओ कौन से आयन बनते हैं, पेरेंट आयन बनता है। ठीक है, आयन तो नहीं लिखा ना इस पे बेटा, मॉलिकुलर आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है, पॉजिटिव आयन बनता है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्यों अच्छा क्वेश्चन है वो बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने ये नहीं मेंशन किया कि पहले कौन बनता है और बाद में कौन बनता है। अगर ये लिख देते कि पहले कौन बनता है, तो पहले तो पापा जी रहते भैया, पेरेंट आयन रहता है पहले, पहले क्या रहता है, पेरेंट आयन रहता है, पहले क्या रहता है, मॉलिकुलर आयन होता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड बनते हैं वो कौन होते हैं, डाटर आयन होते हैं हमारे, फ्रेगमेंट आयन होते हैं, समझ रहे, डाटर आयन होते हैं और फ्रेगमेंट आयन होते हैं, ये हम जानते हैं अच्छे से। अब क्योंकि ये सभी आयन जो होते हैं जनरली हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव आयन होते हैं, एनएमआर में पॉजिटिव आयन का ही बोलबाला होता है। अब उन्होंने आपसे पूछा कि भाई आप बम्बार्डमेंट करते हो, पेरेंट मॉलिक्यूल तो वो हमारा सैंपल हो गया साहब, मॉलिकुलर आयन बनता है, बिल्कुल सही है, इससे आपको मॉलिकुलर वेट मिलता है और फास्ट बनता है, ऐसा कुछ नहीं पूछा उनने। नेगेटिव आयन रेयर रहते हैं, तो अपन आंसर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव आयन लगाएंगे, उसको लगाने से सब खुश हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चे भी खुश रहेंगे, डाटा आयन भी खुश होंगे, और हमारे पेरेंट आयन भी खुश हो जाएंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो अपन क्या लगा देंगे भाई, हम डी आंसर लगा देंगे, क्या दिक्कत उसमें, अपन डी लगाओ ना। अगर पूछ पहले कौन बनता है, लेस एनर्जी पे कौन बनता है, मॉलिकुलर आयन, हाई एनर्जी पाई पे कौन बनता है साहब, डाटर आयन बनते हैं, तो वो आपका फ्रेगमेंट आयन है। अब ऐसा कुछ पूछा नहीं गया ना क्वेश्चन में, तो आप मॉलिकुलर आयन लगाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए अपन लगाएंगे पॉजिटिव आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आपको अगला क्वेश्चन की ओर जाना है। ये आपका लिखा हुआ है, चार्ज इज वन देन एम अपॉन ए रेशो सेम फॉर विच टाइप ऑफ आयन, बताइए भाई ये भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, बताओ भाई, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई कोई मॉलिक्यूल था, उसका मॉलिकुलर वेट 78 था। ठीक है, अब उसका एम अपॉन ई रेशो पूछ रहा है, उसने ई का कहा 1 होता है, तो वो कौन सा आयन कहलाएगा, उसको कहोगे बेटा मॉलिकुलर आयन, उसका मॉलिकुलर वेट 78 ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव आयन होगा नहीं बेटा, ये होगा नहीं, डाटर आयन, इसको कहोगे पेरेंट आयन। पेरेंट आयन मतलब अपना मॉलिकुलर आयन होता है, और वो हमारे मॉलिकुलर वेट को ही तो इंडिकेट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भाई कौन सा आयन है, आयन हमारा पेरेंट आयन आएगा, उसको क्या कहोगे आप, मॉलिकुलर आयन कहोगे। ठीक है, मॉलिकुलर आयन कहोगे। ठीक है,
मॉलिक्यूलर आयन कहा जाएगा। अगर आप सोचो कि सी लगा दोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन, मतलब ये दोनों चीजें सेम तो है। अब बी और सी सेम ही चल रहा है ना भाई, ठीक है। अब एम अपॉन ई रेशो है सेम फॉर विच टाइप ऑफ आयन, तो वो हमारे मॉलिक्यूलर आयन के लिए रहता है, पेरेंट आयन के लिए रहता है, वही कहलाता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ द आयन। तो अपना जो आंसर होगा वो बी और सी दोनों ही सही है इस क्वेश्चन में, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंटेंसिटी ऑफ ईच सिग्नल रिप्रेजेंट। बताइए, अभी अपन ने ग्राफ देखा था, इंटेंसिटी ऑफ द ईच सिग्नल रिप्रेजेंट क्या करता है? रिलेटिव अबंडेंस, मॉलिक्यूलर मास अबंडेंस, प्रेजेंट अबंडेंस, नन ऑफ द अबव। तो बेटा इसको ग्राफ ही बनता है हमारा रिलेटिव अबंडेंस के पर्सेस में। जो सबसे टॉपर रहता है, 100% जो देता है, वो बेस पीक कहलाता है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरों का निकाला जाता है। ये रिलेटिव अबंडेंस है और यहाँ पे एम अपॉन ई रेशो होता है। तो ग्राफ में पूछते हैं भाई सबसे हाई अबंडेंस किसकी होती है, तो उसको बेस पीक कहते हैं, ध्यान रखना, बेस पीक कहलाती है। और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर एम अपॉन ई रेशो किसका होता है? मॉलिक्यूलर आयन का होता है। उससे भी ज्यादा हो सकता है, आइसोटोप का हो सकता है कई बार, ठीक है। लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम, आ गया वही क्वेश्चन भाई, अपने मास स्पेक्ट्रम का माउंट एवरेस्ट कौन है? बताइए भाई, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या होती है? माउंट एवरेस्ट होती है। और मार्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बेस पीक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बेस पीक कहते हैं बेटा उसको, बेस पीक। कौन बनाता है जनरली बेस पीक? हमारे डाटा आयन ही बनाते हैं। ये दो ऑप्शन तो सेम ही हो गए, मॉलिक्यूलर आयन, पेरेंट आयन, ये तो सेम हो गया, ठीक है। मेटा स्टेबल, पता है ये अच्छा आ गया भैया ऑप्शन में। मेटा स्टेबल शॉर्ट लिव्ड आयन होते हैं, थर्माकोल के टुकड़े हैं बेटा, फेंकोगे बीच में ही गिर जाएंगे, डिटेक्टर तक नहीं जाएंगे। ये शॉर्ट लिव्ड आयन कहलाते हैं, ठीक है। इनका कई बार आयोनाइजेशन हो जाता है, पहले ही हो जाता है, आयोनाइजेशन चैम्बर के पहले ही। शॉर्ट लिव्ड आयन होते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है इनकी, उनको कहते हो मेटास्टेबल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटास्टेबल आयन कहा जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर भाई एम अपॉन जेड रेशो 91 दिया गया। मास स्पेक्ट्रा ऑफ एल्काइल बेंजीन इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्फा फिजन, रेट्रोडाइल्स, एल्डर रिअरेंजमेंट, मैक्लाफ अरेंजमेंट। यहाँ पर आएगा ट्रोपिलियम। हमेशा याद रखना, एक आप पढ़ना मत कभी डिटेल में, अगर बेंजीन लिखे ना तो बेंजीन का जो आयन बनता है उसको ट्रोफोलियम आयन कहते हैं, बस ये ध्यान रखना। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। ये जो बना है ना आयन, ये आपका ट्रोफोलियम आयन हमारा बनाता है। बस ये अगर इस पे रिंग पे है तो साइक्लाइजेशन हो जाता है, एक कार्बन का नंबर बढ़ता है, ट्रोफोलियम आयन हमारा बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीक हैज हाईएस्ट एम अपॉन ई वैल्यू? एम अपॉन ई वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है? हाईएस्ट एम अपॉन ई पूछा है, वरना बेस पिक लगा दो और गलत कर लो। भाई आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा मास की वैल्यू किसकी हो सकती है? एम अपॉन ई की, ठीक है। एम अपॉन ई किसकी हो सकती है? देखो मेटास्टेबल यहां आंसर होगा नहीं, ठीक है। मॉलिक्यूलर आयन, मान लो किसी का मॉलिक्यूलर वेट 78 है, तो मैक्सिमम उसका 78 आ सकता है। मान लो उसका आइसोटोप हुआ बेटा तो उसका 79 भी आ सकता है। तो एम प्लस वन तो इसमें हो जाता है, तो ये तो ज्यादा चला जाएगा ना, आइसोटोप वाले का सबसे ज्यादा हो सकता है अगर आइसोटोप दिया है। और आइसोटोप नहीं दिया होता ना ऑप्शन में, तो फिर आंसर हमारा मॉलिक्यूलर आयन, ठीक है। ये क्योंकि देखो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, यहाँ अपन को बहुत अच्छे से डिस्कशन करना है, छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। देखिए इस क्वेश्चन में आइसोटोप ऑप्शन हटाओ यहां से, आप कुछ और लिख दो, यहाँ पे नेगेटिव आयन लिख दो, या फिर यहाँ पे लिख दो डाटर आयन, डाटा लाइन लिख दो। और फिर आप हमसे क्वेश्चन पूछो कि हाईएस्ट एम अपॉन ई वैल्यू किसकी होती है, तो हम आंसर क्या लगाएंगे? मॉलिक्यूलर आयन की होती है। लेकिन बेटा अगर हमसे आइसोटोप आयन लिख के पूछोगे यार, तो हम तो ये जानते हैं ना, एम प्लस वन है, एम प्लस टू है, मॉलिक्यूलर वेट से तो बढ़ गया ना थोड़ा सा भाई, तो आइसोटोप में ज्यादा हो सकता है। तो वो आइसोटोप वाला ऑप्शन अगर डाल के दोगे ना, तो भैया हम तो आइसोटोप लगाएंगे, और बाकी मॉलिक्यूलर आयन तब लगाएंगे जब अपना आइसोटोप नहीं होगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब आता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ कंपाउंड कैन बी फाउंड यूजिंग, ये तो कोई भी बता देगा। मॉलिक्यूलर वेट को कैसे निकालते हो साहब? हम इसको मास से निकालते हैं। ईएसआर से क्या निकलता है? भैया देखो इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो एनएमआर कहता है साहब हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, हम न्यूक्लियाई का टाइप बता सकते हैं कि कार्बन कैसा है, हाइड्रोजन कैसा है, ये हम बता सकते हैं, ठीक है। मास कहता है देखिए भाई, हम मॉलिक्यूलर वेट बता सकते हैं, जितना भी हमारा मॉलिक्यूलर आयन है वही मॉलिक्यूलर वेट होता है। हम फ्रेगमेंट आयन भी बनाते हैं साहब, उससे हम स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। ईएसआर कहता है हम माइक्रोवेव का यूज करते हैं साहब, और इलेक्ट्रॉन स्पिन ओरिएंटेशन इसमें चेंज होता है, हम फ्री रेडिकल को बता सकते हैं। यूवी विजुअल कहता है साहब
हम कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड को बता सकते हैं। आईआर कहता है साहब हम फंक्शनल ग्रुप को बता सकते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट में तो अपना मास आ जाएगा। मास स्पेक्ट्रा किसके बीच बनता है, कितने बार बता चुके साहब। मास स्पेक्ट्रा आपका जिसके भी बीच बनता है ना, एक तो एम अपॉन ई रेशो रहता है, रिलेटिव अबंडेंस हो सकता है, कोई ने अबंडेंस नहीं लिखा, इंटेंसिटी लिख देगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा सीधा सीधा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, सी आंसर आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्या प्रिंसिपल रहता है भाई, देखिए एक्साइटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन थोड़ी होता है यहाँ, इलेक्ट्रॉन इंपैक्ट बम्बार्डमेंट होती है, बम बरसते हैं भैया फाइटर जेट से। तो पहले होता है आयोनाइजेशन, पहले भैया क्रैक आता है दीवार पे, फिर हमारी दीवार टूट जाती है, उसका हो जाता है फ्रेगमेंटेशन, टुकड़ों को उठा के हम एम अपॉन ई रेशो को सेपरेट कर दे, ये हो सकता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन आईआर में होता है बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन ये सब नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा बी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी भाई अपना करेक्ट है। ये आज का भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटास्टेबल पीक। देखो अभी बात की थी मेटास्टेबल पीक की, ठीक है। पीक्स आर ब्रॉडर, फर्जी पीक होती है, सही शार्प नहीं आती, ब्रॉडर पीक है, सही है ये। रिलेटिव लोअरनेस होती है, भी सही भैया, दिखते ही नहीं है तुम, जिंदगी जिंदगी तुम्हारी कम है, शॉर्ट लिव टाइम हो तुम भाई, ठीक है। हाई अबंडेंस तुम कहां से दे दोगे, तुम्हारे पास की बात नहीं है, ठीक है। पीक अपीयर इन मास स्पेक्ट्रम एट नॉट इंटीग्रल नंबर, बिल्कुल सही, ये सही ये सही ये सही, मेटा स्टेबल के लिए सही है। बस ये जो हाई अवेयरनेस वाला लिख रहे हो ना, ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर एक्सेप्ट लिखा है, तो अपना जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, सी पहुंच जाएगा भाई। अब लास्ट क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रक्चर शो द स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन द मास स्पेक्ट्रम, कौन सा ज्यादा करेगा, एरोमेटिक आयोडाइड, एलिफेटिक अल्कोहल, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वही हमारा ट्रोफोलियम आयन वो बनाता है, तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक और चीज मैं बोलूंगा, मास में फ्रेगमेंटेशन का मस्त कोशिश करना सीखने का, क्योंकि आपके लिए हर चीज का देखो रैंडम है ये तो, कि कोई चीज कहां से टूटेगी ये किसी को नहीं पता है, ठीक है। इसमें कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। एक आध रूल है मैक्लाफर्टी वाला, तो वो भी हमारा उसी के लिए चलता है, जिसमें भाई गामा हाइड्रोजन होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कार्बोनाइल के साथ चलता है वो हमारा, उसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए और गामा पे हाइड्रोजन होना चाहिए, बीटा बॉन्ड हमारा ब्रेक होता है। ये तीनों टॉपिक्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे देखिए जीपैट के लिए रिसेंटली बेटा क्रैश कोर्स चल रहा है, और अब रैंकर्स बैच भी स्टार्ट हो चुका है, तो रैंकर्स बैच से जुड़ जाएं जिन बच्चों को भाई जल्दी ही रिवाइज करना है। थोड़ा सा मैंने स्पीड में डिस्कशन इसलिए करना होता है कि चीजें हमको ज्यादा बतानी है, उस समय उतना ही है हमारे पास, तो इसलिए अपन को कवर करना है, इसी स्पीड से आपको अपनी पढ़ाई रखना है जारी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में भाई, अच्छे से स्टडी करें, और इसका जो पहले का पार्ट है वो आपको लाइव सेक्शन में मिलेगा, तो क्योंकि लाइव सेक्शन में कुछ टेक्निकल एरर आया था, तो इसलिए अपन ने उसको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करा दिया है। ओके।